मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले सेशन में हम लोगों ने कैश बुक शुरू की तो उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14 एंड 15 हम लोगों ने सॉल्व किए थे। इफ यू रिमेंबर, जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है उसमें हम लोग अभी कौन सी स्टेज पे, हम लोग अभी रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे। और रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में हमने देखे थे कि जर्नल होता है, कैश बुक होती है और अदर सब्सिडरी बुक होती है। हम उस पर आने के भी अदर सब्सिडरी बुक पे, जैसे कि कैश बुक होती है। तो आपकी रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे ये जर्नल हमने देखी कि जर्नल में किस तरीके से एंट्रीज पास करी जाती है। मॉडर्न अप्रोच होती है, काफी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल से। कैश बुक में भी हमने देखी सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक, बड़ी सिंपल होती है। आज हम लोग शुरू करने वाले हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ओके, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में साथ ही साथ पैटी कैश बुक भी आप लोग को आज ही हम लोग कर लेंगे। ओके, तब आते नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 15 तक हो गया था। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। मैं आज हम लोग का डे आई थिंक 10 है, सही कह रहा हूँ। डे कौन सा हमारा? यस, 10 है। डे 10। यस, गुड मॉर्निंग गर्वित, अंकित, सौरभ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। व्हाट डू यू मीन ट्रिपल कॉलम कैश बुक? ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जो हमारे अमाउंट के जो कॉलम होते वो तीन होते हैं। एक कैश का, एक बैंक का और एक किसका? डिस्काउंट का। एक कैश का, एक बैंक और डिस्काउंट का। तब आप देखेंगे यहाँ पे राइट राइट अप ए थ्री। ओके, राइट अप ए 3 कॉलम कैश बुक, राइट अप 3 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग सितंबर 22 के। यहाँ पे हमको ट्रांजेक्शन दिए, क्या दिया उसने हमको? कैश बैलेंस 1700, दैट इज नॉट 1 लाख, दैट इज नॉट 1,70,000, 1700 है वो। ओके, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 5,600। फिर उस तरीके से ट्रांजेक्शन दिया है 5th of September, रिसीव फ्रॉम दीनानाथ कैश ₹750 एंड चेक ऑफ ₹860 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1650, paid for office rent by check 500, paid for wages in cash 250, sold goods for cash ₹1,500 and receive half the amount in cash and half by check which is deposited in the bank. Bank passbook state that the bank has collected interest on investments 660. Check received on 5th paid into bank. Transferred ₹3,000 from fixed deposit to current account. Drew for personal use cash ₹250 and a check of ₹375. Made cash purchase and paid by check ₹1595. पेड दिनेश ₹800 बाय चेक। तो इससे यहाँ पे हमने कुछ ट्रांजेक्शन अलग अलग डेट पे दिया कि कभी पैसा आया है, कभी पैसा हमारे पास से गया है, कभी कैश में आया, कभी चेक में आया, कुछ डिस्काउंट की भी बातें यहाँ पे करी गई। अब ध्यान से बेटा सुनेंगे बात। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम लोगों को कितने कॉलम बनाना है? 3 कॉलम। एक कॉलम कैश का, एक कॉलम बैंक का और एक कॉलम डिस्काउंट का। ऐसे क्यों हम लोग यहाँ पे बैंक का भी कॉलम ऐड कर दी? हमने जो पिछला क्वेश्चन करे थे डबल कॉलम कैश बुक, वहां पर हमने कैश और डिस्काउंट का देखे थे। तो यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो जाता है, वो किस चीज का कॉलम है? हमारा बैंक कॉलम है। क्यों ऐसा होता होगा? हमारा कैश बुक बनाने का पर्पस क्या होता है कि हमारे कैश में बहुत से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो हम जर्नल में लिखने के बजाय हम लोग एक सेपरेट उसकी बुक बना लेते रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे, उसे हम कहते हैं कैश बुक। अब कैश बुक में भी ऐसा होता है कि कैश के ट्रांजेक्शन बहुत होते थे, हमने कैश का कॉलम रखे। उससे रिलेटेड डिस्काउंट भी बहुत होता था, हमने डिस्काउंट का कॉलम भी रख दी थी। अब कई बार पैसा जो आता है या जाता है, रिसिप्ट या पेमेंट जो भी होती, वो कैश के अलावा बैंक अकाउंट में भी हमारी रिसिप्ट और पेमेंट होती है। तो इसलिए हमने एक और कॉलम ऐड कर दी, उसका वो कॉलम कौन सा है? बैंक का। मतलब बैंक में जो भी पैसा आया या बैंक से जो भी पैसा गया, हम वो इसी रिसिप्ट और पेमेंट में हम लोग क्या करते हैं? वहां पे लिखते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कहूँ, तो क्वेश्चन में उसने अपने क्या कहा है कि कैश का बैलेंस 1700 है और बैंक दे यूज द वर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ।
हमारा एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है और पेज नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 16 और पेज नंबर कौन सा है हमारा 18। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें जैसे मैं यहाँ पे बता दूं, एक सेकेंड। नहीं तो पहले मैं आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट, ऐसा कुछ उसमें खास है नहीं, आपको पता है वो, बस एक चीज़ बढ़ जा रही है वहाँ पे, बैंक का कॉलम, और कुछ भी नहीं। तो भी मैं बना देता हूँ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ये जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो होती है बच्चों, इसमें अमाउंट के कितने कॉलम होते? अमाउंट के इसमें 3 कॉलम होते हैं, ठीक है। अमाउंट के इसमें 3 कॉलम होते हैं। आपका एक कॉलम होता है पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर आपका ओके स्पेस की कमी, ठीक है कोई बात नहीं, 2 मिनट पेशेंस रखेंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। ओके, एक कॉलम जो होता है वो किसका होता है? आप लोग का डेट, फिर यहाँ पे आपका रिसिप्ट, लेजर फोलियो। व्हाट इज लेजर फोलियो आपको बताया था हम रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो लेजर की होती है। तो इस यहाँ से उठा के जो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से जो लेके हम जो लेजर वाली स्टेज पे लिखते हैं उसको पोस्टिंग कहते हैं। तो लेजर में भी कोई बुक है, एक दूसरी बुक है, उसके कौन से पेज नंबर पे लिखी है वो हमारा लेजर फोलियो रहता है। डोंट वरी, हाँ लेजर वाली स्टेज पे जाएंगे तो जब ये और क्लियर होगा बेटा। उसके बाद हमारे 3 कॉलम जो होते हैं, एक होता है कैश, एक होता है हमारा बैंक, और एक कौन सा होता है ट्रिपल कॉलम में? डिस्काउंट। फिर यहाँ पे वही डेट, ये पेमेंट, उसके बाद ये लेजर फोलियो, उसके बाद कैश, बैंक और डिस्काउंट, ठीक है। ये 3 कॉलम होते हैं हमारे। तो जब भी कैश और बैंक, जब भी रिसिप्ट हुई कैश और बैंक की, तो हमें क्या करना है? उसको रिसिप्ट साइड में लिखना है। जब भी पेमेंट हुई तो उसे किस साइड में लिखना है? पेमेंट। जब भी डिस्काउंट अलाउड हुआ, ये डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड, और कुछ बेसिक चीजें आप इस चीज को भी खेलिए। तो फॉर्मेट हुआ हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, आपका फॉर्मेट हुआ। ओके, यहाँ पे एक है आपका रियल अकाउंट, ध्यान से सुनना बेटा। एक आपका कैश है, ओके। आपको 3 कॉलम हमने यहाँ पर बनाए। कौन से कॉलम बच्चों बनाए? एक कैश है, एक बैंक का कॉलम है, और एक किसका कॉलम है? डिस्काउंट का कॉलम। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। कैश क्या होती है बच्चों? कैश तो सर एक एसेट है, और एसेट डील्स बाय, ये एक एसेट है, और एसेट, ये एक एसेट, एसेट डील्स बाय रियल अकाउंट। तो ये जो कैश बेसिकली जो आपका है, ये कौन सा अकाउंट है बच्चों? ये रियल अकाउंट है। क्यों ये रियल अकाउंट है? क्योंकि सर ये बेटा एसेट है ना। और एसेट के कौन से बैलेंस होते? डेबिट बैलेंस होते। कौन से बैलेंस होते? डेबिट बैलेंस। व्हाट डू मीन बाय डेबिट बैलेंस होते? मतलब जब भी आप एक देखेंगे कैश अकाउंट, उसका हमेशा कौन सा साइड का ज्यादा रहेगा? डेबिट साइड उसका ज्यादा रहेगा, हमेशा याद रखें। किसके डेबिट बैलेंस होते? एक्सपेंस के और एसेट के डेबिट बैलेंस होते। इनकम और लायबिलिटी के कौन से बैलेंस होते? क्रेडिट बैलेंस होते। अब ये जो बैंक है, इसको भी ध्यान से, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट होता है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, हमने डिस्कस किए थे पहले। बैंक एक क्या होता है बच्चों? आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अब इसमें भी 2 चीज आती है। इसमें कौन सी 2 चीज आती है बच्चों? इसमें जो 2 चीज आती है आप लोगों की, एक होता है आपका यहाँ पे, एक होता है आपका बैलेंस की अगर मैं बात करूँ तो एक होता है नॉर्मल बैलेंस, है ना। एक नॉर्मल क्या है? दे यूज द वर्ड बैंक बैलेंस, हमारा बैंक में पैसा रखा हुआ है, ठीक है। इफ दे यूज द वर्ड ओवरड्राफ्ट, तो दोनों में फर्क है। जैसे इस क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट उन्होंने वर्ड यूज करे, तो यहाँ पर कैसा होता है बेटा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें फर्क समझना बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो मतलब हमने, या बैंक बैलेंस का मतलब होता है कि हमारा पैसा बैंक में जमा है, हमारा पैसा बैंक में जमा है, दैट इज बैंक बैलेंस। हमारा पैसा बैंक में जमा है। तो जो हमारा पैसा बैंक में जमा होता है वो क्या चीज होती है? वो हमारे लिए क्या होता है बेटा? एसेट होता है। क्या होता है वो? एसेट। और एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं? हमारे डेबिट बैलेंस होते हैं। लेकिन बैंक से पैसा हमने विड्रॉ करे, बैंक से पैसा हमने क्या करके रखे? विड्रॉ करके रखे। विड्रॉ करके रखे मतलब एक फैसिलिटी बैंक हमको देती, जनरली बिजनेसमैन को फैसिलिटी देती है, ओडी फैसिलिटी से कहते हैं। व्हाट इज दिस ओडी फैसिलिटी? कि बैंक में हमारे पैसा नहीं, एक चैप्टर आगे आपको आएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
वहां पर भी इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस होगा, लेकिन आप यहाँ पे इस टर्म को समझेंगे, वो डू मीन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक में हमारे पैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा बैंक में पैसा जमा नहीं है, लेकिन तो भी बैंक से वो पैसा मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। व्हाट डू मीन बाय विड्रॉ कर लेता हूँ? कैसे मैं बैंक से विड्रॉ कर लेता हूँ? बैंक हमको एक फैसिलिटी देती है कि सर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो भी आप बैंक से पैसा ज्यादा निकाल सकते हो, जीरो बैलेंस है तो भी आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो, लेकिन आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आप इंटरेस्ट को 2 मिनट साइड में रखते, लेकिन हमने बैंक में हमारे पैसा नहीं है, जीरो बैलेंस है, तो भी हम बैंक से ज्यादा पैसा, उसने हमको 5 लाख रुपए की ओडी फैसिलिटी दी, तो 5 लाख रुपए तक हम बैंक से निकाले। एक तरह का ये लोन हो गया कि हमने बैंक में हमारे पैसा नहीं है। सपोज अलग अलग बिजनेसमैन को अलग अलग लिमिट बैंक डिसाइड करती है। जो बिजनेसमैन जितना अच्छा टर्नओवर रहता है, जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, उसको उतनी ज्यादा ओडी फैसिलिटी, ओडी फैसिलिटी मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, उसको उतनी ज्यादा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। तो कोई बिजनेसमैन ने फॉर एग्जाम्पल किसी का 5 लाख रुपए की ओडी फैसिलिटी दी, तो बैंक से 5 लाख रुपए तक के पैसा निकाल सकता है, इवन तो उसके अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं है। तो अब मेरे को बताओ, बैंक ने हमको एक तरह का उधारी में पैसा दी, ये लोन उसने हमको दी, तो हमें उसको पैसा वापस देना पड़ेगा, है ना? हमारा पैसा जमा नहीं है, इनफैक्ट हमने उनसे पैसा लिए, तो हमारे ये क्या होगी, लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी होगी? क्योंकि वी आर लाइबल टू पे, है ना, वी आर लाइबल टू पे, तो लाइबिलिटी होगी। और लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं? लाइबिलिटी के आपके बैलेंस जो होते हैं वो होते क्रेडिट बैलेंस। वो कौन से बैलेंस होते हैं बेटा? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक होता है आप लोगों का कैश, एक होता है बैंक। तो आप देखोगे कैश का आपको ओपनिंग बैलेंस देता है यहाँ पे, जैसे इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस हमको यहाँ पे दिया कि कैश हमारे पास कितनी रखी हुई बच्चों, कैश हमारे पास रखी हुई 1700। कैश कितनी रखी? 1700। एंड दे यूज द वर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से हमने ज्यादा पैसा निकाले, तो उसके क्रेडिट बैलेंस होते। कौन से बैलेंस होते? क्रेडिट, वो लाइबिलिटी होती है। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है आप आगे कुछ दिनों में, हम 1-2 दिन में हम अकाउंट्स भी, अकाउंट वाली स्टेज पे जब आएंगे, विल सी देयर कि जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं वहां पे बेटा, तो जो भी लाइबिलिटी होती है उसके क्रेडिट बैलेंस मतलब उस अकाउंट के जो क्रेडिट साइड रहेगा, दैट विल ऑलवेज बी मोर देन डेबिट साइड, दैट इज क्रेडिट बैलेंस। व्हाट डू मीन बाय डेबिट बैलेंस? व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड वी कॉल इट डेबिट बैलेंस। ओके, ये आप सीखेंगे लेजर वाली स्टेज पे, जब अकाउंट बनागा वहां आपको और ये पॉइंट क्लियर होगा। मगर यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट हमको यहाँ पे कहा कि उसने एक होता है कैश होता है, एक बैंक होता है, और एक कॉलम कौन सा होता है? डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट होता है बच्चों, ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। ये कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। और इस चीज को ख्याल रखना, ये डिस्काउंट भी दो तरह के हो सकते हैं। कौन सा हो सकता है? एक डिस्काउंट होता है जो डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है मतलब हमने डिस्काउंट दिए, तो ये क्या होता है बेटा? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे एक होता है कभी डिस्काउंट रिसीव्ड भी होता है, डिस्काउंट हमें किसी ने दिया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो हुआ वो हमारे लिए क्या होती है बेटा? वो हमारे लिए इनकम होती है। मगर नेक्स्ट ईयर कभी भी आप, नेक्स्ट ईयर आप देखोगे कि नेक्स्ट ईयर कभी भी आप लोगों के नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होते आपकी। पहले भी मैंने आपको बताया कैश और बैंक, पर्सनल और रियल अकाउंट ही ट्रांसफर होते, नॉमिनल अकाउंट नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये इसी साल के एक्सपेंस है, तो इसी साल इसको क्लोज कर दिया जाता है। तो बस इतनी नॉलेज के लिए आपको 3 चीजें यहाँ पे लिखा, कैश, बैंक और डिस्काउंट। अब हम लोग जब ये क्वेश्चन शुरू करेंगे भी, तो उन्होंने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे? बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब हमारा पैसा बैंक में जमा नहीं, हमने बैंक से पल के पैसा ज्यादा लिए बेटा। सो यहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना है, तो पहले आप लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और पेज नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 18, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक हेडिंग देंगे आप लोग इधर। ओके, और यहाँ पे अब आप ड्रॉ करेंगे। ओके, इसको आप अराउंड 10 से 15 लाइन का ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 12 से 15 लाइन इसको ड्रॉ करना बेटा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, या कैश, बैंक और डिस्काउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक और डिस्काउंट। ओके,
रिसिप्ट लेजर फोलियो बैंक। ओके, इतना लिखिए आपने, इसको ड्रॉ करेंगे 12 से 15 लाइन का आप इसको ड्रॉ करेंगे। ओके 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 ठीक है, शुरू करें। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले वो आपसे क्या कह रहा है बेटा, वो सबसे पहले कहते हैं कि आपका कैश का बैलेंस है, मतलब आपके पास इतनी कैश रखी हुई 1700 रुपए की। हाँ अब अपने कैश रखी हुई 1700 रुपए की, अब कैश यहाँ पे 1700 की रखी हुई, तो कैश एक क्या है, एक एसेट। एसेट के कौन से बैलेंस थे, डेबिट बैलेंस। इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिख रहे हैं, 2022 सितंबर और ये फर्स्ट। ओके, सितंबर फर्स्ट। ओके, यहाँ पे आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर आपने ये ऐसा यहाँ पर ही क्यों लिखे, एक चीज ख्याल रखना, ये कैश में, कैश कॉलम में 1700 लिख रहा हूँ। ये हम अकाउंट वाली स्टेज पे आप देखेंगे जब आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग कहते हैं डेबिट। क्या कहते हैं बेटा, डेबिट। और ये राइट हैंड साइड वाले साइड को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट। तो दो साइड होते हैं, ये अकाउंट भी लगभग ऐसा ही बनता है, आप सीखोगे आगे लगभग ऐसा ही बनता है बेटा, ठीक है। तो रिसिप्ट साइड में आप लोग यहाँ पे लिखोगे 1700, और यू कैन से ओपनिंग बैलेंस है। ये एसेट क्या है, ये कैश क्या है, एसेट। एसेट के कौन से बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। इसीलिए डेबिट साइड ये वाला जो, इस 1 मिनट सॉरी, ये जो डेबिट साइड है, ओके, ये जो डेबिट साइड है आपका एसेट है, और ये क्रेडिट साइड क्या है, ये जो आपके डेबिट साइड है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड को आप डेबिट साइड है, डेबिट कहते हैं, और राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं यहाँ पे, क्रेडिट कहते हैं। तो एसेट क्या है, कैश क्या है, एसेट। एसेट के कौन से बैलेंस है, डेबिट, इसलिए इस साइड में लिखे। अब यहाँ पर आप देखोगे उसने आगे हमसे कहा, आगे उसने हमसे कहा कि बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, कि बैंक में पैसा हमारा जमा नहीं, बैंक से हमने लिए, तो हमारी लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये 2022 सितंबर 1 तारीख की बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो कुछ ये बैंक कॉलम में, कॉलम बराबर लिखना बेटा 5600। तो कुछ बच्चे शायद सोच रहे होंगे, सर आपने कैश का भी बैलेंस दिया है, बैंक का भी बैलेंस दिया है, लेकिन आपने कैश को आपने डेबिट साइड में लिखे, और कैश को आपने डेबिट साइड में लिखे, और बैंक को आपने क्रेडिट साइड में लिखे। क्यों, क्योंकि कैश आपकी क्या है, एसेट। एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं, इसलिए आपने यहाँ पे लिखे। बैंक क्या आपकी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट बोला ना, बैंक बैलेंस रहता तो एसेट रहती, अगर दे यूज द वर्ड बैंक बैलेंस तो मैं यहाँ पे लिखता था, यहाँ पे एसेट कहता था। लेकिन क्या ये बैंक बैलेंस है, कि नहीं सर ये बैंक बैलेंस नहीं है, ये क्या है आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो वो आपकी क्या लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते। तो दे यूज द वर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट्स व्हाई इट इज लाइबिलिटी। और ये आपका कैश, ये क्या है आपकी एसेट। इसको आपने समझना, ठीक है, इस चीज को ख्याल रखना। तो एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, इसलिए डेबिट वाली साइड में, और लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस, इसलिए क्रेडिट वाली साइड में उसको इस तरह लिखते हैं। ओके, फिर आगे हमसे कहता है received from Dinanath cash rupees 750 and a check of rupees 860 in full settlement of rupees 1650। अब इस चीज को अच्छे से समझना, हमें उसने कैश दिया 750 की, और चेक दिया कितने का, 860 की। टोटल करो इसको, टोटल करो आप इसको, 750 प्लस 860, तो टोटल हमको अगर रिसीव्ड की बात करें वो हुआ 1610। लेकिन एक्चुअल में हमारा उससे हिसाब किताब कितना था, 1650 का। सो 1650 का हिसाब किताब था, उसने उससे हमको रिसीव्ड हुआ 1610। तो 40 रुपए जो कम हुए वो क्या हो गया, हमने उसको डिस्काउंट दे दिए। तो लेना कितना था, रिसीवेबल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिसीवेबल। रिसीवेबल और रिसीव्ड में फर्क है। रिसीवेबल का मतलब होता है हमको कितना लेना है,
लेना है 1650 और रिसीव्ड कितना हुआ 1610 और वो फुल सेटलमेंट बोला उसने, जो रिसीव्ड यहाँ पे दिया उससे कह दिया उसने फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब बस हिसाब किताब खत्म बेटा, फुल सेटलमेंट। तो 1650 लेना है और 1610 रिसीव्ड हुआ। तो 1610 जो रिसीव्ड हुआ वो क्या है बच्चों, वो फुल सेटलमेंट उसने वर्ड यूज करा। इसका मतलब अब हमको 40 रुपए नहीं मिलेंगे तो हमने 40 रुपए का क्या दे दिया इसको, डिस्काउंट। करेक्ट गर्वी, 40 रुपए का क्या दे दिया हमने इसको, डिस्काउंट दे दी। अब इस बात को अच्छे से समझना, आपको एक्चुअल में ये किस तारीख को रिसीव्ड हुआ, ये किस तारीख को रिसीव्ड हुआ बेटा, ये हमको रिसीव्ड हुआ, कैश हुआ 750 का हम लोगों को, और कितना ये जो हुआ आप लोगों का 5 तारीख को, और आपका और क्या रिसीव फ्रॉम आपको यहाँ पे चेक कितने का मिला 860 का। तो टोटल अगर हम लोग देखा जाए तो 1610 हमको मिला। अब ध्यान से आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर दो चीज मिली, एक कैश मिला हमको 750 का और चेक मिला 860 का, टोटल 1610 मिला। तो आप कैश के कॉलम में 750 लिखो, ऐसा शायद चल रहा होगा आपके दिमाग में, कैश के कॉलम में 750 लिखो और चेक बैंक में जमा होता है तो बैंक के कॉलम में 860 लिखो। अब ध्यान से अब आप मेरी बात ही सुनेंगे बच्चों, जब आपको क्वेश्चन में जैसे अगर जिस तारीख को चेक मिला उसी तारीख को बैंक में जमा करा दिए, जिस तारीख को चेक, मैं इसमें नोट लिखा दूंगा डोंट वरी, जिस तारीख को चेक मिला उसी तारीख को बैंक में जमा करा दिए, तो हम लोग फिर ऐसा कहते कि हाँ बैंक में आया, इसलिए बैंक कॉलम में लिखते। अब जैसे 860 ये आया क्वेश्चन में, 860 जो आया, तो अगर हमको कुछ आगे नहीं कहता तो मैं यही मानता कि 860 को मैंने उसी तारीख को बैंक में जमा करा दिया। अगर हमको जिस तारीख को, मैं बार बार कह रहा हूँ इसमें नोट भी लिखा के दूंगा, जिस तारीख को हमको चेक मिला उसी तारीख को अगर अपन ने बैंक में जमा करा दी, क्या कहा मैंने बच्चों, जिस तारीख को हमको चेक मिला और उसी तारीख को हमने बैंक में जमा करा दिए, तो फिर अपन क्या करते, अपन ऐसा मानते कि बैंक में आ गया तो बैंक कॉलम में लिख लेते। लेकिन जरूरी नहीं होता कि जहां हमको चेक मिला कि हम उसी तारीख को बैंक में जमा करा दिए। आपने मेरे को चेक दी 860 रुपीज का, तो ये जरूरी नहीं होता कि मैं उसी तारीख को जाऊँ और बैंक में जाके जमा करा दूँ, हो सकता मैं कल जाओ या कुछ दिनों बाद जाओ। तो भाई बैंक में तो आया नहीं क्योंकि मैंने उस चेक को जमा बैंक में कराया नहीं हूं। इसीलिए अगर आपको जो चेक मिला और आपने उस तारीख को जमा नहीं कराए, तो फिर हम उसको ऐसा मानते, वो चेक तो एक पेपर है हमारा, चेक है, लेकिन हमने उसी तारीख बैंक में जमा करा तो बैंक कॉलम में लिख देते, लेकिन उस तारीख को जमा नहीं कराए तो इंस्टीट्यूट कहती है वो चेक को ऐसा मानो जैसे कि वो कैश है। मैंने क्या कहा बेटा, ऐसा मानो जैसे कि वो कैश है। फिर जब आप जमा कराओगे तो ऐसा मानेंगे कि हमने कैश बैंक में जमा कराए। कब ऐसा होगा, जब आपने उसी तारीख को चेक जमा नहीं कराए। जैसे मैं 5 तारीख को कहता हूँ कि मेरे को रिसीव्ड हुआ दीनानाथ से कैश 750, लेकिन चेक 860 का मिला और इसी तारीख को जमा करा देता, तो मैं जरूर बैंक कॉलम में लिखता था 860, लेकिन मैंने उस तारीख को जमा कराया कि बेटा उस तारीख को जमा नहीं कराया। क्योंकि आप क्वेश्चन अगर आगे जब पहले मैंने जब पढ़ा था मुझे ख्याल है 12 तारीख को अपन ने एक्चुअल में जो चेक हुआ ये 12 तारीख को अपन ने जमा कराया। चेक रिसीव ऑन 5th मतलब जो 5 तारीख को जमा मिला था वो अपन ने बैंक में कब जमा कराया, वो अपन ने जमा कराया 12 तारीख को, पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराया। अब मुझे एक बात बताइए, चेक तो 5 तारीख को मिला लेकिन बैंक में कब आए, वो आए 12 तारीख को जमा कराया गया। तो 5 तारीख को जो चेक मिला आपने 5 तारीख को जमा नहीं कराया। क्या कहा मैंने, 5 तारीख को जो आपको चेक मिला वो 5 तारीख को हमने जमा नहीं कराए। जब आपने 5 तारीख को जमा नहीं कराए तो आप उसको ये बैंक कॉलम में नहीं लिख सकते क्योंकि बैंक में आया नहीं है। तो फिर सर वो चेक का क्या करना, इसमें मैं नोट भी लिखा के दूंगा। अगर आपने जो चेक मिला उसी तारीख को जमा नहीं करा तो चेक को ऐसा मानो जैसे कि वो क्या है बेटा, कैश, और उसको कैश कॉलम में लिखेंगे जैसे कि वो कैश है। और जब हम 12 तारीख को उसको जमा कराएंगे तो ऐसा मानेंगे जैसे कैश को हमने बैंक में जमा कराए। ये ऐसा कब होगा, जब सेम डेट पे चेक को बैंक में जमा ना कराओ। तो हमको मिला यहाँ पे 5 तारीख को, जमा कब कराया हमने 12 तारीख को, इसीलिए हम उसको पहले 5 तारीख को बैंक में नहीं लिख सकते बैंक कॉलम में क्योंकि उस तारीख को जमा नहीं कराए। ठीक है, सो आप यहाँ पे इसमें नोट लिखूंगा तो इसका अपन अभी क्या मानेंगे, चेक जैसे कि वो कैश है। मुझे पता है चेक कैश नहीं है लेकिन आपने उस तारीख को जमा नहीं करा है तो चेक जो पेपर है उसको ऐसा मानेंगे जैसे कि वो क्या है बेटा, कैश है। तो हमको रिसीव्ड हुआ 1610, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5 तारीख को जो रिसीव्ड हुआ, तो मैंने यहाँ पे किससे मिला, दीनानाथ से, तो यहाँ पे लिखो टू दीनानाथ अकाउंट। देखो हाँ, इस साइड में जब आप लिखते बच्चों, पिछले सेशन में भी कहा था जब रिसीव यहाँ पे लिखते हो डेबिट वाले साइड में टू लिखते हो, यहाँ पे क्या लिखते, बाय लिखते। ओके,
तो आप कितना जमा कराएं सर, आपका ये हमारा जो 750 और ये 860, ये 860 चेक था, तो 1610 मैंने कैश कॉलम में लिखा। अब आप कहने लगे सर आपने कैश कॉलम में क्यों लिखे 1610, उसमें तो 860 का चेक है बेटा। अगर चेक उसी तारीख को जमा कराता तो मैं यहाँ पे 750 लिखता और यहाँ पे 860 लिखता, लेकिन मैंने उस तारीख को जमा नहीं कराया, तो वो चेक को ऐसा मानेंगे जैसे कि वो क्या है, कैश है। और जब वो चेक बैंक में जमा होगा तो उस तारीख को ऐसा मानेंगे जैसे कैश को हमने बैंक में जमा करा। डिस्काउंट कितना था, 40, तो डिस्काउंट वाले कॉलम में आप लिख देंगे 40। ओके, डिस्काउंट वाले कॉलम में आप कितना लिख देंगे, 40। ओके, अब इसके बाद हमसे आगे कहता है नेक्स्ट, पेड फॉर ऑफिस रेंट बाय चेक। आपने ऑफिस रेंट पे करे बाय चेक, मतलब बैंक से पे करे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कौन सी तारीख को, 7 तारीख। क्या दिया आपने, रेंट पे करे, रेंट बाय चेक मतलब बैंक के थ्रू गया, तो आप यहाँ पे लिखोगे 500। बैंक वाले कॉलम में कितना लिखेंगे, 500, आप बैंक वाले कॉलम में लिख देना। ओके, उसके बाद के बाद आपको देखिए रिसिप्ट हुआ क्या, पेमेंट का। पेड फॉर वेजेस इन कैश, कैश में पे करे 500 रुपये, 8 तारीख की बात है, 8 तारीख की बात है, तो यहाँ पे लिखा आपने 8 तारीख बाय वेजेस अकाउंट, कितना है 250, 250 वेजेस कितना पे करे आपने, 250। ओके, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट हुई तो पेमेंट साइड में लिखे, रिसिप्ट हुआ तो रिसिप्ट साइड में लिखते थे बेटा। 9 तारीख को हमसे कहता है सोल गुड्स फॉर कैश रुपीज 1500, आपने कैश में बेचे 1500 रुपये, एंड रिसीव हाफ द अमाउंट इन कैश, मगर ये 1500 रुपये कैश से उसको कह रहे, लेकिन अपने को आधा अमाउंट किस में मिला बेटा, आधा अमाउंट अपने को कैश मिला, हाफ द अमाउंट मतलब 750, एंड हाफ बाय चेक, 750 का चेक बोले विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक। अब देखो जो 9 तारीख को पहले सेल हुआ 1500 रुपये का, और 1500 में से कैश के फॉर्म में अपने को 750 और चेक के फॉर्म में 750, और उस चेक को आपने उसी दिन बैंक में जमा करा दी। उस चेक को आपने क्या किया बेटा, उसी दिन बैंक में जमा करा। जब आपने उसी दिन बैंक में जमा करा दी तो हम कहाँ पे लिखेंगे उसको, बैंक कॉलम में लिखेंगे। तो ये आपका रिसिप्ट सेल हुआ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कौन सी तारीख को लिखेंगे आप, 9 तारीख को, टू सेल्स। तो कैश वाले कॉलम में 750, बैंक वाले कॉलम में 750। फर्क क्या है बेटा, यहाँ पे मैंने बैंक जो चेक आया तो उसको यहाँ पे नहीं लिखा था, क्यों, क्योंकि उसी तारीख को आपने जमा नहीं करा। ये वाले चेक को उसी तारीख में करा है तो बैंक में वो आ गया, इसलिए आप यहाँ पे 750 लिखेंगे। ओके, इस चीज को ख्याल रखना। यहाँ पे अब आपसे कहता है 10 तारीख को बैंक पासबुक स्टेट द बैंक हैज कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करे, कहीं पैसा लगाए तो आपको उस पर ब्याज मिलता है, रिटर्न मिलता है। तो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ, बैंक में आया। बैंक पासबुक मतलब बैंक जो हमारा अकाउंट मेंटेन करती है उसको पासबुक बोलती है। तो बैंक, आपने बैंक में कभी देखेंगे आपने आपके पेरेंट्स के, आपके शायद अकाउंट ना हो, लेकिन आपके पेरेंट्स के बैंक में जो अकाउंट है, सॉरी, बैंक में जो अकाउंट है वो एक पासबुक मिलती है ना, पासबुक मिलती है तो उसमें जो पासबुक में अपडेट करते तो वो बैंक मेंटेन करता है हमारी पासबुक। तो बैंक में इंटरेस्ट, उसने हमारे हमारे बैंक में वो पासबुक बताती कि हमको बैंक में इंटरेस्ट आया। तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे 660 कहाँ पे है, बैंक में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 तारीख, 10 तारीख को आया, क्या चीज आई, इंटरेस्ट। अच्छा, कितना आया आपको इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट आया आपका 660। इंटरेस्ट कितना है बच्चों हमारा, 660 का वो इंटरेस्ट आया। ओके, अब उसके बाद वो आपसे कहता है जो आपने चेक आपको 5 तारीख को मिला था 860 रुपए का, आपने बैंक में जमा कराया। तो मैं अब कैसे चेक बनाऊं, सपोज ये चेक था बेटा, तो मेरे को यहाँ पे 5 तारीख को जब ये चेक मिला तो मैंने इस चेक को ऐसा माना था जैसे कि ये क्या है बेटा, इस चेक को मैंने ऐसा माना था जैसे कि ये क्या है बच्चों, ये कैश है। तो मैंने इसको कैश वाले कॉलम में 860 लिखा था। अब इस चेक को मैं बैंक में जमा कराऊं, मैं क्या कह रहा हूं, इस चेक को मैं बैंक में जमा करा रहा हूं। तो बैंक में जब मैंने जमा करा तो ऐसा कहूंगा जैसे मैंने इसको पहले कैश माना था, जैसे कि अब कैश बैंक में जमा कराऊं, जैसे कि अब कैश बैंक में जमा कराऊं। तो बैंक ये कैश है, ये चेक को ऐसे कैश माने थे क्योंकि सेम तारीख को हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करे थे। ओके, जस्ट 1 मिनट बेटा। ओके, बाय मिस्टेक बेटा ये बैंक डिस्काउंट कॉलम में लिख दिया, थैंक यू। ये 1 सेकेंड, ये बैंक में आया आपके 660 कहाँ पर आया बेटा, बैंक में आया, तो ये बैंक कॉलम में आएगा इंटरेस्ट। ठीक है, 660 कहाँ पे है, बैंक कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा,
अब क्या हुआ यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मैंने कैश को बैंक में जमा करा, कैश को बैंक में जमा कराया बेटा। जब कैश को बैंक में जमा, चेक को बैंक में जमा करा तो इस चेक को पहले क्या मानता है, एज अ कैश, तो इसको बैंक में जमा करा। तो जब बैंक में जमा करा तो बैंक ने क्या करा यहाँ पे, रिसिप्ट, बैंक ने क्या करा, रिसिप्ट। तो आप यहाँ पे लिखोगे कौन सी तारीख, 12 तारीख को हमने क्या जमा करा है बेटा, कैश। तो यहाँ पे ये डिपॉजिटेड बैंक में जमा कराया गया। तो ये बैंक में, तो बैंक कॉलम में लिखेंगे बच्चों 860, 860। आप बोलेंगे सर 860 अमाउंट तो नहीं दिया 12 तारीख को, लेकिन 12 तारीख को उसने बोला ना जो 5 तारीख का चेक था उसकी, तो 5 तारीख को जो चेक मेरा, ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट है, कुछ तो भी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड, यस 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 यस, जस्ट 1 मिनट बेटा, एक सेकेंड रुकेंगे आप लोग। हम्म, वेजेस आपका कैश में था, सॉरी, ओके करेक्शन कर लेंगे बेटा, बाय मिस्टेक वो मैंने, ये कैश था तो ये कैश कॉलम में लिखना था, तो यहाँ पे 250 कैश कॉलम में लिख लेंगे, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, 250 को आप कैश कॉलम में लिखेंगे, 250 को किस में लिखेंगे आप, कैश कॉलम में लिखना, ठीक है बेटा, 250 कैश कॉलम है और ये इंटरेस्ट बराबर बैंक कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अब देखो यहाँ पे मैंने कैश जमा कराया तो बैंक में जमा कराया, तो बैंक कॉलम में क्या है, रिसिप्ट। और वो चेक को हमने क्या माने थे, जैसे कि क्या है बेटा, चेक क्या है, जैसे कि वो हमारी क्या है बच्चों, कैश है, पहले उसको हमने कैश माने थे, तो हमारे पास से कैश गया। सो आप यहाँ पे लिखोगे 12 तारीख को, 12 तारीख को यहाँ पे लिखोगे बैंक में गया, ठीक है। तो हमारे पास से क्या आ गई, कैश गई, तो कैश कॉलम में लिखना, कैश कॉलम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, कैश कॉलम में 860, ये कैश कॉलम में क्या लिखेंगे हम, 860, ठीक है। तो कैश कॉलम में आप यहाँ पे क्या लिख लोगे बेटे, 860 आप यहाँ पे आप लिख लोगे। अब ध्यान से मेरी बात समझेंगे बेटा, मैंने कहा कि सर मेरे पास से कैश गई, तो मैंने यहाँ पे पेमेंट साइड में कैश गई बताया, कहाँ गई, बैंक में गई, तो बैंक में मैंने यहाँ पे 860 बताया। इसको बहुत अच्छे से समझना बेटा, मेरे पास से कैश गई तो मैंने क्या, मेरे पास से कैश गई तो मैंने कैश को क्या 860 बताया, और कहाँ गई, बैंक में, तो बैंक कॉलम के रिसिप्ट साइड में। जब आप एक ही अकाउंट, एक ही कैश बुक में जब आप रिसिप्ट और पेमेंट में दोनों जगह लिखते तो उसे हम कॉन्ट्रा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा। तो इस तरीके से आपने सी लिख लेना, कॉन्ट्रा, ठीक है, सी फॉर कॉन्ट्रा, ओके। तो एक कॉन्ट्रा जो होता है आपका बेटा, आपने जब एक ही अकाउंट में, यहाँ पे देखिए आपने रिसिप्ट साइड में भी है पेमेंट, वो बात अलग है, एक बैंक कॉलम है और एक कैश कॉलम है, तो उसे किस नाम से बुलाते हैं बेटा, कॉन्ट्रा कहते हैं। तो उसको इस तरीके से आप लिखोगे कॉन्ट्रा, ओके, ध्यान से बेटा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ओके ठीक है, ध्यान से, इतना सबको समझ में आया, मलिक समझ में आया बेटा, गर्वित, अंकित, सौरभ, सबको समझ में आया, ओके, नवाजिश, सबको समझ में आया बेटा, आप मां जवाब दे, इतना सबको समझ में आया यहां तक के, ओके ठीक है। अब ध्यान से बेटा, अब क्या होगा अपना यहाँ पे, इतना सबने लिखे, ओके। अब आगे आपसे कहता है वो 15 तारीख को ट्रांसफर ₹3000 फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट टू करंट अकाउंट। अब फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एक आपका, आप बैंक में एफडी ओपन करते हो तो वो आप एक अलग सेपरेट अकाउंट होता है, एफडी एक सेपरेट अकाउंट होता है बेटा, एक इन्वेस्टमेंट होता है वो। तो आपने एफडी क्या होता है, आपके पेरेंट्स भी कराते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट कराए तो वो एक अलग अकाउंट होता है, ठीक है, एक अलग अकाउंट होता है, सेपरेट रखा रहता है, बैंक अकाउंट में नहीं रखा, एक दूसरा बैंक में एक अलग अकाउंट है जिसमें वो रखा हुआ है, तो वहां से उठा के आपने करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट का मतलब होता है बेटा, बैंक में जो बिजनेसमैन के खाते होते हैं उसे करंट अकाउंट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बिजनेस के जो खाते हैं बैंक में तो करंट अकाउंट। तो ये बिजनेसमैन होगा कोई, उसका बैंक में खाता है बिजनेस का, तो वो फिक्स डिपॉजिट जो करता, वहां से पैसा उठा के कहाँ पे लाया गया बेटा, फिक्स डिपॉजिट से पैसा उठा के कहाँ पे लाया गया, करंट अकाउंट में लाया गया। तो करंट अकाउंट मतलब वो करंट अकाउंट में लाया गया बेटे। तो करंट अकाउंट में जब लेकर आया तो करंट अकाउंट मतलब बैंक में जो आपका खाता उसमें पैसा आया, कौन सी तारीख है बेटा, 15 तारीख, टू फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में आया, कितना है, 3000 रुपए, तो रिसिप्ट साइड में लिखा, बैंक में आया बच्चों, तो कहाँ लिखा, रिसिप्ट साइड। बस अपने को देखना है पैसा आया कि पैसा गया, बस उस पे ध्यान देना बेटा, पैसा आया कि पैसा गया, बस उस चीज पे अपने को ध्यान देना। तो यहाँ पे पैसा आया बेटा, कहाँ आया, बैंक में आया, तो बैंक में अपन ने लिखे, ओके
उसके बाद यहाँ पे कहता है कि ड्रीव फॉर पर्सनल यूज कैश ₹250 एंड 370 ए चेक ऑफ ₹375। अब ड्रीव का मतलब पैसा लेना, ड्रीव ड्रॉ किया तो पैसा लिया, बिजनेस पर्सनल यूज के लिए कैश लेके गया 250 की, चेक ले गया 375। अब मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने बिजनेस में से क्या किया, ये बिजनेस में से ये 250 रुपए लेकर गया, और बिजनेस के जो बैंक में खाता है वो खाते में से भी मैंने कितने लेकर गया, 375 रुपीज लेकर गया, क्वेश्चन में बोलता है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, बिजनेस में से कैश गई, हाँ क्योंकि बिजनेस में से ओनर ने आपका कितने पैसा लेके गया 250, और कुछ पैसा कहाँ से लेके, बैंक से, तो बैंक से भी पैसा गया और कैश भी बिजनेस में से गई। तो बिजनेस का जो बैंक में खाता है वो बैंक अकाउंट से भी पैसा गया, और बिजनेस में से भी 250 रुपीज कैश मैंने लेकर गया। तो ये पेमेंट है, बिजनेस के लिए क्या है, पेमेंट है 20 तारीख। तो जो पर्सनल यूज के लेके जाते उसे क्या कहते, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, उसे क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते। तो कैश कितनी लेकर गया 250, और चेक कितने का लेकर गया, चेक से बैंक से कितना लेकर गया आपका, ओके कितना हो गया 375। तो बेटा याद रखना यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए जब लेके जाता है उसे क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। क्या कहते हैं, ड्रॉइंग। ये ड्रॉइंग्स भी ओनर का अकाउंट होता है, और जो कैपिटल होता है वो भी एक ओनर का ही अकाउंट होता है। ओके, इतना सबने लिखे। ओके, उसके बाद हमसे कहते हैं नेक्स्ट, मेड कैश परचेज एंड पेड बाय चेक। आपने कोई चीज परचेज करे और पेमेंट कैसे करे बेटा, चेक से, चेक से करे, कितना 1595। तो पेमेंट हुई, तो पेमेंट साइड में आप लिखेंगे 25 तारीख को, पेमेंट साइड में परचेज अकाउंट, चेक तो बैंक वाले कॉलम में 1595, कितना 1595, ठीक है 1595। ओके, उसके बाद यहाँ पे आता है आपका पेड दिनेश ₹800 बाय चेक। हमने दिनेश को पे करे 800 रुपए, कैसे पे करे, चेक से, मतलब कहां से गया, बैंक से, कहां से गया, बैंक से। तो आप यहाँ पे लिखोगे 30 तारीख को आपने दिनेश को पे करे, तो यहाँ लिखोगे दिनेश अकाउंट, ठीक है बेटे। बैंक से पे करे तो बैंक, चेक से पे करे मतलब बैंक से गया हो, बैंक कॉलम में आप लिखोगे 800, ठीक है। तो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख ली। अब क्या करेंगे, ध्यान से अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये आप 3 कॉलम जो अमाउंट के उसकी यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल, इस तरह टोटल लिखेंगे। ये कैश भी रुपीस रुपीस रुपीस, ओके, रुपीस रुपीस रुपीस, ओके। तो कैश की रिसिप्ट साइड की टोटल है 1700 प्लस 1610 प्लस 750, तो आता है 4060। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4060, 4060। इसमें से माइनस करो पेमेंट, 250 माइनस करे, 860 माइनस करे, और 250 माइनस करे बेटा, तो आता है 2700। मतलब हमारे पास 2700 रुपये रखे हुए। तो ये 30 तारीख को मैं जो रखा हुआ है बैलेंस, इसे मैं लिखता हूँ बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब नेक्स्ट पीरियड में लेके जाओ, कैरीड डाउन 2700। तो नेक्स्ट पीरियड में आपका जो बैलेंस आया बच्चों, यहाँ पे ये जो बैलेंस आया आपका 2700, वो नेक्स्ट पीरियड में आप इस तरह यहाँ पे लेके जाते। जैसे आपको ये बैलेंस दिख रहा है 1700, ये जो बैलेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 1700 लास्ट पीरियड में, लास्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो इस वक्त का ओपनिंग बैलेंस। तो कैरीड डाउन, तो डाउन लेके गए अपन उसको। तो यहाँ पे अब आपने लिखना अक्टूबर मंथ में आ गए, अक्टूबर 1 को, टू बैलेंस ब्रॉट, बीडी मतलब ब्रॉट डाउन, सीडी मतलब कैरीड डाउन। तो सीडी कैरीड डाउन, तो डाउन में लेके गए, और ब्रॉट डाउन आया, तो वहां पे आपने लिखे 2700। ओके, अब बैंक की अगर अपन बात करें, तो बैंक का पेमेंट साइड ज्यादा है, 5600 प्लस 500 प्लस 375, 1595 प्लस 800, तो 8870। ये क्या हुआ 8870, ये क्या हुआ आपका 8870। अब ध्यान से इस चीज को समझेंगे बेटा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सर बैंक में अगर पेमेंट, वो आपने क्रेडिट साइड की टोटल आई 8870, माइनस करो डेबिट की 750 माइनस 660 माइनस 860 माइनस 3000, तो ये जो बैलेंस आ रहा है 3600। तो इसे कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड वी कॉल इट क्रेडिट बैलेंस बेटा। तो यहां पर मैंने लिखा, ये आपका कौन सा महीना, 3 सितंबर, तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रैकेट पे ओवरड्राफ्ट। सर ये ओवर ऐसा क्यों हुआ कि कैश अकाउंट की अगर मैं बात करूँ, तो एक सेकेंड पहले मैं लिख लूँ। तो इस तरह पहले अपन यहाँ पे बैंक कॉलम में आप यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। तो सेकेंड नेक्स्ट पीरियड में अक्टूबर 1
बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 3600, तो ये कितना है आपका 8870 टोटल। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बेटा। अब क्या हुआ यहाँ पे सर, ऐसा हो सकता है कि आपका बैंक का ये तो पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड ज्यादा रिसिप्ट साइड कम। ऐसा हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि पेमेंट ज्यादा हो रही है और रिसिप्ट कम है? बैंक के केस में पॉसिबल है, बैंक कॉलम के केस में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बैंक हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती। हमारे बैंक में इतना पैसा नहीं आया तो भी हम बैंक से पेमेंट कर सकते हो, दैट इज ओडी फैसिलिटी। बैंक हमको उधारी देती है, ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट अगर हमने करे तो दैट इज लाइबिलिटी, क्योंकि अब हमको बैंक को आगे चल के वापस देना है। इसीलिए लाइबिलिटी के कौन से बैलेंस होते हैं बेटा? क्रेडिट। इसीलिए बैंक का आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ओवरड्राफ्ट है इसलिए क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। तो यहाँ पे बैलेंस आया 3600। मगर कैश के केस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों कैश के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है? कैश के केस में इसलिए पॉसिबल नहीं कि भाई जितने आपके पास कैश है उतनी ही पेमेंट कर सकते ना। तो भाई जितना अगर मेरे काउंटर पे 5 लाख रखे तो 5 लाख की पेमेंट कर सकता, उससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं। मगर बैंक के केस में पॉसिबल है, बैंक में पैसा नहीं है तो भी बैंक हमको फैसिलिटी देता है, उसे ओडी फैसिलिटी देते, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि बैंक में से पैसा हमारे वो दे दे। ओके। हाँ, एग्जाम में भी क्या नेक्स्ट मंथ का बैलेंस लिखना है? हाँ बेटा, एग्जाम में भी आपको इस तरह नेक्स्ट मंथ का बैलेंस लिख देना है। ओके। वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टीट्यूट कभी लिखती कभी नहीं लिखती, लेकिन आपने उसको लिख देना बेटा, ठीक है। अब डिस्काउंट की बात करूं तो यहाँ पे टोटल आपका जो आया 40, और यहाँ पे इस साइड में कुछ भी नहीं है। याद रखना कभी भी डिस्काउंट की बैलेंसिंग नहीं करना। आपको पिछले सेशन में भी मैंने बताया होगा कि डिस्काउंट की बैलेंसिंग, बेटा डिस्काउंट की बैलेंसिंग आपने नहीं करना। तो डिस्काउंट की बैलेंसिंग आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है और हमारा पर्पस अकाउंटिंग का ये होता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। तो ये डिस्काउंट दो अलग चीज है, ये डिस्काउंट अलाउड है और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। वैसे तो मैं नेट इफेक्ट करूँ तो भी चलता है, वैसे यहाँ पे रिसीव्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन रहता तो भी नेट इफेक्ट करूँ तो भी, मतलब मेरे आप जो कॉमर्स के बच्चे उनसे बात करो, साइंस वाले नहीं घबराना। आप जो फाइनल अकाउंट बनाते हो तो उसमें मेरे नेट इफेक्ट, अगर मैं पीएनएल अकाउंट में डिस्काउंट का आ रहा तो मेरे नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अकाउंटिंग का पर्पस ये होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मुझको इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट में वहां पे अलग से बताते और डिस्काउंट रिसीव्ड को वहां क्रेडिट में अलग से बताते बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिले, तो इसीलिए यहाँ पे डिस्काउंट की कभी भी यहाँ पे बैलेंसिंग, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट को नेट इफेक्ट नहीं लेना। ये 40 अलाउड था, रिसीव्ड वैसे कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, तो भी यहाँ पे सर 40 बैलेंस अपन नहीं लिखते। ओके। अब मैं आपको से ये स्टेज में से, या हम कौन सी स्टेज में, रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में, इस रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में से फिगर्स उठा के हम लोग कैसे लिखते हैं, किसमें, अकाउंटिंग वाली स्टेज में, उस पर मैं 1-2 दिन में हमारा डिस्कशन होगा वो, ठीक है। या यहाँ पे मैं बात करूंगा ये जो आपकी, ये हम रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में बेटे। अभी मैं कैश बुक आपको ट्रिपल कॉलम यहाँ पर हूँ अभी मैं। तो ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से फिर हम अकाउंट में कैसे लिखते हैं, ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से अकाउंट में कैसे लिखते हैं, जैसे जर्नल में से किस तरीके से लिखा जाता है, कैश बुक में किस तरीके से, और अदर सब्सिडरी बुक में से भी किस तरीके से लिखा जाता है, उस पर हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे। अभी सिर्फ अभी किसकी बात करें कि रिकॉर्डिंग किस तरीके से करना है, वो क्या किस तरीके से करना है बेटे, रिकॉर्डिंग की बात करें। रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में से हम लेजर में किस तरीके से लिखते हैं, उसे हम पोस्टिंग कहते हैं, वो किस तरीके से लिखते हैं उस पर अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप एक नोट भी लिख लो, एक नोट लिख लेंगे अब आप यहाँ पे नोट लिखेंगे आप, चेक, यहाँ पे बल्कि आप इस तरीके से आपने लिखना, आपके रेफरेंस के लिए लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ नोट 1, आपके रेफरेंस के लिए लिखा, वो अमाउंट जो लिखी 5 तारीख को 8750 और 860, उसके नीचे लिखो नोट 1, और यहाँ पे आप लिखो चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड in bank on same day is to be shown, such amount as cash, and when the same is deposited in bank
then cash account is credited, और यू कैन से कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, मैं लिख देता हूँ ये, आपको अभी समझ में आए क्योंकि अभी लेजर वाली स्टेज आई नहीं, पेमेंट साइड ऐसे लिख देता हूँ, पेमेंट साइड, ओके, एंड बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, तो डोंट वरी, अभी आप फिलहाल इसको लिख लो रिसिप्ट साइड, एज डन फॉर रुपीज 860 इन अबो प्रॉब्लम। जल्दी से आप मुझको जवाब दोगे बेटा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई तो फिर मैं आगे अब सॉल्व करना शुरू करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले आप मुझको बताओ सारी चीज़ें आपको समझ में आई बच्चों, सारी चीज़ें समझ में आई हैं, जल्दी जल्दी जवाब देंगे बेटा। यस सर, सबको समझ में आया बेटा, हार ना, ओके, इतना सबको समझ में आया, ओके ठीक है। तब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इनटू द 3 कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर बाकेट एंड कंपनी अप्रैल 2022। अब यहाँ पे अप्रैल 2022 के सारे ट्रांजेक्शन लिखे हुए 1 से लेके 30 तक, और वो डेट है, तो 1 तारीख को कैश ऑन हैंड ₹237, बैलेंस एट बैंक 6594, सेकेंड रिसीव फ्रॉम के अग्रवाल कैश ₹520, अलाउ हिम डिस्काउंट ₹10, 4 paid salaries for March by cash ₹200, cash sale ₹134. Now, fifth paid BK Bose by check ₹300, cash purchase 60. 7 paid Q Ahmed by check ₹585, discount received 2.5, that is 1 by 2 means 0.5, okay, 2.5%. 8 cash sale ₹112, paid cartage and coolie ₹6. 10th paid rent in cash ₹50. 14 cash sale ₹212, received from GC Dhar ₹194 by check, discount 3%. 6 deposited into bank ₹600, purchase a motor car for ₹5,800 and draw a check for the amount, ठीक है। उसके बाद आपसे कहता है वो, यस, 23rd को रिसीव ए चेक फ्रॉम रॉबर्ट एंड कंपनी ₹291 एंड डिस्काउंट रिसीव 3%। 28 कैश सेल ₹298। 29 बैंक नोटिफाइज दैट रॉबर्ट एंड कंपनीज चेक हैज बीन डिसऑनर्ड। 30 deposited with bank ₹300, paid wages ₹72, बैंक चार्जेस एज शोन इन पासबुक ₹5। ठीक है, तो अपने को ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना है, तो पहले आप इसको ड्रॉ कर लेंगे बच्चों, ड्रॉ करेंगे, ओके, काफी पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा ही ड्रॉ करेंगे। सो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 17 और पेज नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर इज 19, ओके, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ओके, थोड़ा सा बड़ा ही ड्रॉ करेंगे बच्चे इसको, ठीक है। इसको अराउंड 15 लाइंस का ड्रॉ करो आप।
कैश बैंक डिस्काउंट। ओके, इसको ड्रॉ, ओहो दिख रहा है आप लोग के डेट वाला कॉलम बहुत ही नैरो हो गया। ठीक है, वो यहाँ पे मेरे आईपैड पे तो दिख रहा है, इस डोंट वरी, डेट को। ओके, ठीक है, ओके, सबने लिखे बच्चों, डन। अब यहां पे देखेंगे आप, आपको कहता है कि कैश कितना है, कैश ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड कितना है 237, और बैलेंस एट बैंक, बैलेंस ओवरड्राफ्ट नहीं बोला, बैंक में पैसा जमा है बेटा, तो जब बैंक में पैसा जमा है वो हमारी क्या एसेट है, ठीक है, बैलेंस एट बैंक, ओवरड्राफ्ट नहीं बोला, बैंक में जमा है, तो ये यहां पे लिखेंगे आप 2022 अप्रैल मंथ, 2022 अप्रैल मंथ, कौन सी तारीख, 1 तारीख, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, पिछले वक्त का क्लोजिंग इस वक्त का ओपनिंग कितना 237 और 6594, 6594 रिसिप्ट साइड। ओके, अब यहां पे आप लिखेंगे नेक्स्ट वाला कि रिसीव फ्रॉम के अग्रवाल कैश ₹590 अलाउड इन डिस्काउंट ₹10, हमको कितना कैश मिला, रिसिप्ट है 590, तो ये आप लिखेंगे 2 तारीख को किससे मिला, के अग्रवाल, तो के अग्रवाल अकाउंट, कैश कितना मिला 590 और डिस्काउंट कितना है 10। ओके, कैश है आपका 590 और डिस्काउंट कितना है 10। ओके, तो इसको आप लिख लेंगे, तो डिस्काउंट वाले कॉलम में 10 और कैश वाले कॉलम में कितना बच्चों 590। ओके, रिसिप्ट था इसलिए रिसिप्ट साइड में लिखे। अब यहाँ पे आपको 4 तारीख को कहता है पेड सैलरीज फॉर मार्च बाय कैश ₹200 और कैश सेल भी हुआ, तो आपने पहले ये वाला कैश सेल को अपन बाद में बात करते हैं, अपन ने पेमेंट करे ₹200 की रेंट जो मार्च मंथ का था, तो पेमेंट साइड में यहाँ पे लिखेंगे आप 2022 क्या पे, सॉरी नॉट रेंट, सैलरी, आई एम सॉरी, सैलरी पे, क्या पेड सैलरीज, यहाँ पे आप लिखोगे अप्रैल 4, तो यहाँ पे लिखो पेमेंट बाय सैलरी पेबल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने सैलरी के बदले में सैलरी पेबल क्यों लिखी, बेटा सैलरी पेबल इसीलिए मैंने लिखा बेटा, पेड है ना बेटा, हाँ ये पेड है आप, ओके, सैलरी पेबल क्यों लिखा मैंने, आप ध्यान से सुनेंगे, सैलरी पेबल इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे मार्च मंथ की सैलरी अपन कौन से मंथ में, अप्रैल मंथ में, पिछले मंथ के लिए पेबल, पिछले मंथ वो पेबल वाली एंट्री पास की होंगे आपने, अभी आपने पे कर रहे हो, इसलिए पेबल, सैलरी पेबल पिछले महीने की पेबल थी तो अभी पे करे, सैलरी पेबल कितना अमाउंट है वो आपका 200 रुपये आपने सैलरी पे करे, तो कैश वाले कॉलम में कितना लिखेंगे बच्चों आप 200, कैश वाले कॉलम में कितना लिखेंगे 200। ओके, उसके बाद बोलता है कैश सेल हुआ, तो सेल आपने कैश में कर, तो रिसिप्ट है 134 की, तो रिसिप्ट साइड में 134 कैश कॉलम में लिखेंगे आप ये 4 तारीख को टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 134। ओके, इतना आपने लिखे, डन। उसके बाद वो कहता है 5 तारीख को पेड बीके बोस बाय चेक ₹300, अब आपने बीके बोस को 300 रुपये पे करे बाय चेक, तो पेमेंट हुई है, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे आप यहाँ पे 5 तारीख को 300। ओके, कैश परचेस, अब आपने कैश परचेस की, तो मतलब कैश परचेस मतलब परचेस कैश में की, तो आपके से पेमेंट गई कितनी 60, तो यहाँ पर आप कॉलम बराबर लिखना बेटा, चेक बाय बीके बोस को चेक से दिए थे अपन ने, इसलिए बैंक कॉलम में लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 तारीख को परचेज भी किया आपने कैश में, तो कैश कॉलम में लिखना, कैश कॉलम में लिखेंगे आप 60 रुपीज का परचेज किए कैश में। ओके, तो कैश कॉलम में लिखना 60 रुपए। ओके, उसके बाद आपसे कहता है नेक्स्ट वो कि पेड क्यू अहमद बाय चेक ₹585,
आपने क्यू अहमद को पेमेंट करे, आपने किसको पेमेंट करे बेटा, क्यू अहमद को पेमेंट करे। कैसे पेमेंट करे, चेक से पेमेंट करे 585, लेकिन कहते हैं कि डिस्काउंट रिसीव 2.5%। अब आप इस चीज को अच्छे से समझना कि आपने जो यहाँ पे पेमेंट करे वो 585 करे, इसको अच्छे से समझ। सपोज कोई चीज 100 रुपए की, अभी ध्यान से समझना, 100 रुपए की मैंने कहा कि डिस्काउंट जो है 2.5%, तो इसका मतलब मैंने एक्चुअल में मेरे को पे सपोज 100 रुपए करना था, एग्जाम्पल समझाने के, सपोज 100 रुपए करना था, मेरे को 2.5% का डिस्काउंट मिला, तो उसमें से 2.5 में माइनस करूं तो मैंने एक्चुअल में कितना पे करा, 97.5। अब ये सपोज परसेंटेज वाइज था, मैं अमाउंट वाइज बात करता हूं। तो ये तीनों में से मुझे कौन सी चीज पता है बच्चों, मैं 7 तारीख की बात करूं तो क्यू अहमद को जो 585 मैंने पे करा, वो पेमेंट मेरे को तो इन तीनों में से मतलब पेमेंट के पहले सपोज 100%, आपने डिस्काउंट दिए 2.5% डिस्काउंट मिला, और तो फिर आपने पेमेंट दिए 97.5। ये तीनों में से मुझे कौन सी फिगर पता है, सर मुझे ये वाली फिगर पता है जो आपने पे कर दी 585, तो मैंने लिखा यहाँ पे 585 अमाउंट। तो क्या मैं बच्चों डिस्काउंट का अमाउंट, ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये पता लगा सकता हूं कि अगर मेरे पास ये क्वेश्चन मार्क है बेटा, कौन सी चीज क्वेश्चन मार्क है, डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट वाली जो चीज है ये आपकी क्वेश्चन मार्क है। ये अमाउंट मुझे पता लगा, मुझे परसेंटेज पता है कि 2.5% है, मुझे अमाउंट पता लगाना है, तो मैं पता लगा सकता हूँ हाँ, अगर ये 585, अगर ये 585 97.5 है ये अमाउंट में बच्चों, ये परसेंटेज में, तो 585 कितने परसेंटेज है, 97.5, तो 2.5% कितना। तो मैं कहता हूं अगर 585 97.5 है तो 2.5 कितना, 585 अगर 97.5 है तो 2.5 कितना, तो वो कितना आता है आपका, वो आता है आपका 15, वो कितना आता है आपका 15। ओके, वो कितना आता है आपका 15। तो इस तरीके से अपने डिस्काउंट का, उसने अमाउंट अपने को डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया था, उसने क्या डिस्काउंट का अमाउंट हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया था, नहीं सर, डिस्काउंट का अमाउंट उसने डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया था, वो हमने कैलकुलेट करे। वो डिस्काउंट का कैसे कैलकुलेट करे, 585 अगर 97.5% है तो 2.5% कितना होता है। तो आप सब बच्चों मुझको बताओ कि आप सबको ये समझ में आया, बताओ मुझे, इतनी चीज आपको समझ में आई बेटा, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। हाँ, करेक्ट करेक्ट गर्वित, करेक्ट बेटा। ओके, ठीक है, अब ध्यान से, तो हमारे ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमने कौन सी तारीख की बात है, 7 तारीख को, तो एक क्यू अहमद को दिए, पेमेंट है क्यू अहमद को दिए, तो आपने कितना दिए, हम लोगों ने जो चेक से दिए, तो बैंक कॉलम में लिखता हूँ 585, लेकिन जो डिस्काउंट है वो कैसे है, मैं इनर कॉलम में वर्किंग बता देता हूँ। 585 अगर 97.5 है तो 2.5 कितना, तो वो कितना आता है बेटा, वो आता है 15, वो कितना आता है 15, तो इसलिए आपने डिस्काउंट कॉलम पे यहाँ पे लिखे 15। हर बच्चे को समझ में आया बेटा 15। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट इस पे आते हैं और वो कहता है कि कैश सेल ₹112, आपने कैश मतलब कैश में बेची, रिसिप्ट साइड में 112, 8 तारीख की बात है, टू सेल्स अकाउंट 112, कैश कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि कैश सेल्स है बेटा, क्योंकि कौन सा सेल्स है, कैश सेल्स है। ओके, उसके बाद कहता है हमसे कि पेड कार्टेज एंड कुली, तो वो आपने कार्टेज एंड कुली को पे करे, कितने 6 रुपए पे करे, तो पेमेंट साइड में बेटा, तो आप पेमेंट साइड में लिखेंगे 8 तारीख बाय कार्टेज एंड कुली, कार्टेज एंड कुली आपने कैश में पे करे, कुछ नहीं बोला तो कैश में पे करा है, ठीक है, 6 रुपए। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे देखे कि आपको क्वेश्चन में कहता है पेड रेंट इन कैश, आपने रेंट पे करे 50 रुपए का 10 तारीख को, तो 10 तारीख को रेंट अकाउंट कितना पे करे, 50 रुपए। ओके, 50 रुपीज आपने पे की। फिर आपसे क्वेश्चन में आगे कहता हूं कैश सेल ₹212 रिसीव फ्रॉम, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, कैश सेल एक अलग है, पहले उसकी बात कर ले, 212, तो आपके पास ये 212 ये आया बेटा। ओके, अब यहाँ पे आप लिखेंगे 14 तारीख को आया, रिसिप्ट है, कैश सेल रिसिप्ट साइड में लिखेंगे 212 कैश में आया,
ओके 212। ओके तो जब भी रिसिप्ट हुआ तो रिसिप्ट साइड में, पेमेंट हुआ तो पेमेंट साइड में। उसके बाद वो कहता है कि रिसीव फ्रॉम जीसी धार 194 बाय चेक, बाय चेक मतलब एंड डिस्काउंट 3%। अब वैसी बात आ गई बेटा, परसेंटेज रिसीव्ड वाली बात है कि 100 था, डिस्काउंट उसने 3% लिया, तो एक्चुअल में रिसीव्ड हमको कितना हुआ 97 हुआ, 97 हुआ। अब मैं अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये तीनों में से हमें कौन सी चीज पता है, ये तीनों में से हमको रिसिप्ट वाली अमाउंट पता है 194 और ये डिस्काउंट क्वेश्चन मार्क। तो अगर 194 अगर आपका 97 है तो तीन कितना, 194 अगर 97 है तो तीन कितना, वो आता है आपका 6 रुपए। तो डिस्काउंट कितना दिया बेटा अपन ने यहाँ पे 6 रुपए, मैं लिख दूंगा उसको इनर कॉलम पे, डोंट वरी। तो ऊपर वो पेमेंट थी, नीचे यहाँ पे अपन ने वाले पॉइंट में क्यू अहमद वाला जो पॉइंट है उसमें पेमेंट थी, यहाँ पे रिसिप्ट है बेटा, ठीक है। तो आपको रिसिप्ट हुई 194 की, डिस्काउंट कितना 6। तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड में लिखेंगे बाय चेक हुआ है, तो आपको 14 तारीख को जीसी धार से मिला, जीसी धार अकाउंट से बाय चेक मिला, तो ये आपने बाय चेक इसलिए बैंक कॉलम में 194 लिखे, ठीक है। अब अगर आपको कुछ नहीं बोला आपको कि डिपॉजिट करें नहीं करें, तो हम ये अज्यूम करेंगे उसी तारीख को क्या कर लिए बेटा, डिपॉजिट करें, ठीक है। तो आप इन्हें यहाँ पे 194 यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया आपने। उसके बाद वो कहता है कि डिस्काउंट 3%, उसको इनर कॉलम में मैं यही बता देता हूँ कि अगर 194 97 है तो 3 कितना, तो वो कितना आता है आपका 6। तो 6 आपका डिस्काउंट वाले कॉलम में आप कितना लिख देंगे यहाँ पे 6, ओके, क्योंकि डिस्काउंट था। इतनी चीज सबको समझ में आई बच्चों, इतनी चीज सबको समझ में आई है, ओके ठीक है, इतनी चीज सबको समझ में आई बच्चों, ओके बेटा। अब ध्यान से अब आप मेरी बात सुनेंगे बेटा। अभी क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे कहता है कि यहाँ पे 16 तारीख को डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹600, आपने बैंक में 600 रुपए जमा कराए। तो सपोज ये कैश है बच्चों, ये कैश है और ये 600, ये कितना 600 रुपए, ये 600 रुपए मैंने कैश बैंक में जमा कराया। डिपॉजिटेड मतलब जमा कराए, क्या कैश जमा करा अपने 600 रुपए, तो बैंक में जमा कराए, तो बैंक क्या हो गया बेटा, रिसिप्ट, बैंक ने रिसिप्ट किया। तो आप यहाँ पे लिखो रिसिप्ट साइड में आप 16 तारीख की बात है, बैंक कॉलम में लिखना बैंक ने रिसिप्ट किया कितने 600। तो यहाँ पे लिखो क्या जमा करा है, कैश, तो यहाँ पे लिखो कैश अकाउंट। अब यही चीज अपने पास से कैश गई बच्चों, मेरे पास से कैश गई, तो मैंने रिसिप्ट साइड में यहाँ पे, रिसिप्ट साइड में मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये मेरे पास ये 600 रुपये मेरे पास से बैंक में गए, तो मेरे पास से बैंक में रिसिप्ट हुई लेकिन मेरे पास से तो कैश गई। तो मैं यहाँ पे 16 तारीख को लिखता हूँ मेरे पास से कैश गई, तो कैश कॉलम में मैं लिखता हूँ 600, यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो ये 600 रुपये आप देखिए कैश मेरे पास से गई, तो ये कैश कॉलम पे मैंने लिखा, और यहाँ पे बैंक में आई तो बैंक के रिसिप्ट साइड में लिखा। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था जब दोनों चीज यहाँ पे लिखते हैं, मतलब डेबिट रिसिप्ट में भी आ रहा है पेमेंट, वो बात अलग है, अलग अलग कॉलम में, एक कैश में एक बैंक में, से क्या कहते हैं कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा को इस तरह सी आपको लिखना रहेगा लेजर फुली वाले कॉलम में, कॉन्ट्रा, ओके। इतना आपने लिखे, गुड। अब उसके बाद हमसे कहता है कि आपको यहाँ पे परचेज ए मोटर कार फॉर ₹5,800, ड्रॉ चेक फॉर द अमाउंट, मतलब आपने मोटर कार खरीदे और चेक दिए, मतलब बैंक के थ्रू दिए। तो आपने मोटर कार खरीदे उसके लिए चेक दिए तो पेमेंट हुई है, तो पेमेंट साइड में आप बताएंगे ये 16 तारीख को कितने बैंक से गए, तो बैंक कॉलम में लिखो बेटा 5,800, बैंक कॉलम में लिखो 5,800, कहाँ से गए चेक से, तो इसलिए बैंक कॉलम में लिखे। क्या आया उसके बदले में मोटर कार, मोटर कार अकाउंट 5,800, इतना आपने लिखे 5,800, ओके 5,800, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 23 तारीख को रिसीव ए चेक फ्रॉम रॉबर्ट एंड कंपनी ₹291 एंड डिस्काउंट 3%। अब इसको समझना बेटे, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ वही चीज हो रही कि आपको परसेंटेज वाइज करो 100 था, आपको 3% डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो एक्चुअल में आपने डिस्काउंट रिसीव 3%, ओके। तो आपने चेक रिसीव्ड चेक, तो आपने चेक कितना हुआ, ये 97 हुआ। तो मैं अमाउंट वाइज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेटे, तो मेरे को 291 पता है, तो डिस्काउंट कितना
291 अगर 97 तो 3 कितना, 291 अगर 97 तो 3 कितना, वो आता है आपका 9, वो कितना आ रहा है 9। द अमाउंट रिसीव्ड 291, रिसिप्ट साइड में लिखो आप 23 टू रॉबर्ट एंड कंपनी, बैंक कॉलम में लिखो 291, डिस्काउंट यहाँ पे बता देता हूँ, 291 अगर 97 है तो 3 कितना, वो आया आपका 3, सॉरी वो आया आपका 9, 3% है, ठीक है 9। इतना सबको समझ में आया बेटे, इतना सबको समझ में आया, जल्दी जल्दी जवाब देंगे आप मुझे बताओ, इतना सबको समझ में आया? ओके इतना सबको समझ में आया? ओके, यस, यस सर, यस सर, ओके बेटा। अब यहाँ पे नेक्स्ट कहता है आपसे कि कैश सेल ₹298, तो अपने पास पैसा आया कैश में तो 298, तो कैश कॉलम में मैंने लिख लिया 298। तो यहाँ पर अब आप कौन सी तारीख को, 28 तारीख को, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 298, ओके, यस 298 रिसिप्ट। अब उसके बैंक नोटिफाइज दैट रॉबर्ट एंड कंपनीज चेक हैज बीन डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, डिसऑनर का मतलब क्या होता है आपका, कि जब भी डिसऑनर मतलब कैंसल हुआ तो मींस कैंसल्ड, मैं लिख देता हूं यहाँ पे मींस कैंसल्ड। कौन सा, देखो आप रॉबर्ट एंड कंपनी जो चेक मिला था 291 वाला डिसऑनर हुआ, तो जब भी कोई चीज डिसऑनर मतलब वो कैंसिल, डिस बैंक में पैसा जमा करा, कोई कारण हमने चेक जमा करा है तो हमारे बैंक में, लेकिन वो डिसऑनर, डिसऑनर मतलब आपने मुझे चेक दिए, सपोज आप रॉबर्ट हो, मैंने बैंक में जमा करा है तो आपने मुझे चेक दी, मैंने आपने आपने मुझे चेक दी, मैंने बैंक में क्या किया बेटा, जाके जमा कराया। तो जब मैंने बैंक में जाके जमा कराया तो बैंक वालों ने, ऐसा नहीं कि मेरे अकाउंट में पैसा आता है, वो बीआरएस चैप्टर में आपको बताऊंगा डिटेल में, बैंक रिकंसिलिएशन से, फिर वो चेक आपने जो दिए उसके अकाउंट से कट के मेरे अकाउंट में आता, तो आपके अकाउंट से डिडक्ट ही नहीं हुए, कोई कारणवश या सिग्नेचर गलत होंगी या आपके अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं होंगे, है ना, तो दैट इज डिसऑनर। तो जब भी कोई चीज डिसऑनर होती है, कैंसिल होती है ओरिजिनल चीज, उसका रिवर्सल गलत, रिवर्सल करना पड़ता था, ऑलवेज रिवर्स्ड ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री। तो ओरिजिनल एंट्री रॉबर्ट की आप देखो 23 तारीख को जो आपने यहाँ पे पास की, 23 तारीख को, इसको जस्ट रिवर्स करना है, आपने रिसिप्ट साइड में लिखे तो रिवर्स कर देंगे पेमेंट साइड में, ठीक है, रिवर्स कर देंगे पेमेंट साइड में, कौन सी तारीख को, 29 को बेटा। सी यहाँ पे लिखूंगा बाय रॉबर्ट एंड कंपनी। अब आप समझो, जो मैंने यहाँ पे ये लिखा था ना बेटा, यहाँ पे जो लिखा था, इसको सिर्फ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिवर्स करूंगा। तो जब भी कोई डिसऑनर हो चीज तो उसको क्या करते, रिवर्स करते। तो यहाँ पे आपने बैंक कॉलम में मैं लिख दूंगा 291, और यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम पे वो आ जाएगा 9। सबको समझ में आया? जल्दी जल्दी जवाब देंगे बच्चों, सबको ये चीज पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट सबको समझ में आया? ओके, ठीक है, सबको समझ में आया पॉइंट? यस सर, ओके। अब ध्यान से बेटा, यहाँ पे आगे हमसे कहता है डिपॉजिटेड विद बैंक ₹300, हमने बैंक में जमा कराए, हमने क्या करे बेटा, बैंक में जमा कराए, ठीक है, बैंक में क्या करे, हमने जमा कराए, कितने जमा कराए, 300 रुपए। तो एक एक करके, तो बैंक में रिसिप्ट हुई है तो आप यहाँ पे लिखोगे 30 तारीख को बैंक में रिसिप्ट हुई, तो बैंक कॉलम में लिखूंगा मैं, बैंक कॉलम में कितने लिखूंगा मैं, 300, 300, तो बैंक क्या जमा है, कैश। तो यहाँ पर ये क्या है, रिसिप्ट हुई है, तो यहाँ से पेमेंट साइड में अब यहाँ पे 30 तारीख को बाय बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे कैश आप बैंक में जमा हो तो कैश हमारे पास से गई, तो कैश कॉलम में लिखोगे 300। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे आपने रिसिप्ट में भी लिखे, पेमेंट है, वो बात अलग है कि कॉलम अलग अलग है, इसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा। अब उसके बाद हमसे वो कहता है कि वेजेस पे करे 72 का, तो पेमेंट हुई है आपकी, तो वेजेस पेमेंट है, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे आप 30 तारीख को वेजेस पे करे, वेजेस पे करे।
ओके, तो यहाँ पेमेंट साइड में कैश में आ जाएगा आपका 72। ओके, लिखिए आपने इतना। उसके बाद वो आपसे कहता है बैंक चार्जेस, जो बैंक पासबुक में, बैंक ने हमारा अकाउंट पासबुक जो बैंक मेंटेन करे, तो उसने वहां पे 5, उसमें दिख रहा है कि 5 रुपये बैंक चार्जेस बैंक ने लगाए, तो हमारे बैंक अकाउंट से काट लेते हैं बेटा, तो बेसिकली बैंक से पेमेंट होती है हमारी। तो यहाँ पे 30 तारीख को बैंक चार्जेस होता है ना, आप एटीएम लेते हो, एटीएम चार्जेस लगाती है, तो बैंक ने कोई चार्जेस लगाए हम, ठीक है, वो कितना बैंक अकाउंट से जाता है बेटा, इसलिए बैंक कॉलम में मैं लिख रहा हूँ कितना, 5। तो सारे ट्रांजेक्शन्स हमने यहाँ पे लिख लिए, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे लिख लिए। इसकी टोटल करके आप बैलेंसेस निकाल लो, टोटल करके बैलेंस निकालो, फिर कैश के आप टोटल करो, 237 प्लस 590 प्लस 134 प्लस 112 प्लस 212, तो ये आता है 1285। ये कितना आ रहा है, 128। एक सेकेंड, मैंने कोई ये सॉरी एक अमाउंट मेरा छूट गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट। वो आ रहा है आपका 1583, एक अमाउंट मैंने ऐड करना रहेगा, 1583। ओके 1583। अब इसका बैलेंस देखो कितना आ रहा है, -200, -60, -6, -50, -600। तो आप यहाँ पे इसका बैलेंस जो आ रहा है आपका -600 और फिर 300। एक सेकेंड, यार आपका 295, तो ये बैलेंस 295, 30 तारीख को बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये बैलेंस कितना है बेटा, 295। सो यहाँ पर आप लिख लेंगे अप्रैल के बाद मई मंथ 1 को यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 295। अब बैंक का करेंगे, आप बैंक कॉलम का 6594 प्लस 194, आप लोग साथ में कर रहे, जिनका हो रहा है वहां पे आंसर लिखते जाएंगे बेटा। ओके, नवाजिश, गर्वित, मलिक, शशिन, सौरभ, अंकित, -7979 -300 -585 -5800 -291 -5, तो यार 998, 998। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 998, ये बैलेंस। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे डिस्काउंट की टोटल कर दे, 10 और 6 16 और 9 25, ये 25 लिख दो, और यहाँ पे 15 और 9 24, तो इसका बैलेंस नहीं करना, तो दो अलग अलग है। किस तरीके से रिकॉर्डिंग वाली स्टेज पे अपन पोस्टिंग पे लिखते बाद में सिखाऊंगा आपको मैं। ओके, इतना लिखे बच्चों आपने। इतना सबने लिखे, अरे बोलो बेटा। जल्दी जल्दी जवाब देंगे, सबको समझ में आए, इतना सबने लिखे। बताएंगे, मलिक हो गया तुम्हारा बेटा लिख के, मलिक और गर्वित हो गया लिख के तुम्हारा ये। यस सर। ओके, गर्वित तुम्हारा हुआ है, अंकित, सौरभ,
यस सर, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर हम लोग बात करें, अगर यहां पे हमने अकाउंटिंग प्रोसेस जो थी हमारी, अकाउंटिंग प्रोसेस, अब अपन कौन से सिस्टम पे आ रहे हैं बेटा? मैंने आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक बताया, आपको सिंगल कॉलम सिखाया, डबल सिखाया, ट्रिपल सिखाया। अब मैं आ रहा हूं पेटी कैश बुक है, फिर अपन कल शुरू करेंगे सब्सिडियरी बुक बेटा, सब्सिडियरी बुक करेंगे। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ से पोस्टिंग करी जाती है अकाउंट में, पोस्टिंग करी जाती है अकाउंट में, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। और पहला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वक्त भी पहला चैप्टर ही लेता है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी पहला चैप्टर ही है। अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर आपका अगर स्ट्रांग है तो आगे आपको दिक्कत नहीं जाएंगी बेटे। ओके, सब आते पेटी कैश बुक क्या होती है, इस चीज को हम समझते, और उसके बाद फिर हम आगे इस पे क्वेश्चन अगर है तो वो हम सॉल्व भी कर सकते। ओके, सो मैं हेडिंग देता हूं यहाँ पे, पेटी कैश बुक। मैंने क्या लिखा बेटा? मैंने आपको यहां से लिखा पेटी कैश बुक। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बेटे। एक स्टूडेंट कहता है सर कि डिस्काउंट की बैलेंसिंग फिगर क्यों नहीं करते? बेटा मैं पिछले इसमें भी कहा था, अब ध्यान से आप सुनेंगे। डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। आप अभी सिर्फ इतना समझना, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो टाइम बिंग बेटा समझ लो कि बैलेंसिंग सिर्फ नहीं करना है, लेकिन अगर आप कॉमर्स के हो तो मैं लिंक कर सकता हूँ फाइनल अकाउंट से, ठीक है। तो आप देखो, अगर अगर इफ यू रिमेंबर फाइनल अकाउंट, अगर आप सोचते, या मैं नॉर्मल कहता हूं कि दोनों बच्चे इसको कैच कर पाए, कि जो डिस्काउंट होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। और अकाउंटिंग का हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको अकाउंटिंग करके मिले। अब डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, वो हमने किसी को दिए तो अलाउड करे तो एक्सपेंस है, रिसीव्ड करे तो वो इनकम है हमारी, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे डिस्काउंट जो था बेटा, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कहा कि जब मैं डिस्काउंट अलाउड, मुझे ये अकाउंटिंग का पर्पस ये कि मेरे को इंफॉर्मेशन ज्यादा मिले बेटा, तो मैंने आपसे कहा कि डिस्काउंट जो है कि मैं अलग अलग दिखाना चाहूंगा कि मैंने डिस्काउंट अलाउड कितना किया और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना किया। मैंने क्या कहा आपको? मैं ये दोनों चीज अलग अलग बताना चाहता हूं कि मैंने डिस्काउंट अलाउड कितना किया और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना किया। तो मैं डिस्काउंट अलाउ क्यों? क्योंकि मेरे को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने जो डिस्काउंट अलाउड किया हूँ वो 25 है बेटा, और डिस्काउंट रिसीव 21। तो मैं बैलेंस अगर निकालू तो 25 या 24, तो यहाँ बैलेंस 1 आएगा, यहाँ बैलेंस 1 आएगा। और अब आप खुद सोचिए, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट फाइनल अकाउंट बनाते तो आपका डिस्काउंट वहां पे आपको दिखेगा 1 का, लेकिन अलाउड नेट इफेक्ट 1 दिखेगा। लेकिन मैं वैसा नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन ज्यादा चाहिए। तो मैं अलाउड अलग देखना चाहता हूँ, रिसीव्ड अलग देखना चाहता हूँ। तो अलाउड इज 25 एंड रिसीव्ड इज 24, अलाउड इज 25 एंड रिसीव्ड इज 24। तो मैं अलग अलग देखना चाहूंगा अलाउड कितना, रिसीव्ड है, इसीलिए हम इस अकाउंट को बैलेंस नहीं करते, इसकी टोटल लिख के रख देते। मगर सर ये तो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज है, कैश बुक कौन सी स्टेज है हमारी? कैश बुक हमारी रिकॉर्डिंग वाली स्टेज है। तो इस रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से मेरे को लेजर वाली स्टेज जहां पे पोस्टिंग कैसे करते हैं वो हम बाद में सीखेंगे, कि किस तरीके से इसको सिर्फ टोटल को अपन, मैं आगे क्वेश्चन में सिखाऊंगा बेटा, आपको बहुत मजा आएगा आगे आगे के क्वेश्चन में सिखाऊंगा महा कैसे लिखते। फिलहाल हम इसकी टोटल लिख के रख देते, क्योंकि हम इसकी इंफॉर्मेशन अलग अलग चाहते। हम नेट इफेक्ट कर सकते हो 1 जाएगा आपका फाइनल अकाउंट में, आपको डिस्काउंट दिखेगा 1, मगर मैं वैसा 1 अलाउड नहीं देखना चाहता हूँ। मैं अलग अलग बताओ कि अलाउड 25 है, रिसीव्ड 24 है, तो नेट इफेक्ट विल बी सेम ओनली, लेकिन बट आई वांट मोर इंफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे इसलिए उसकी बैलेंसिंग करते नहीं है। इतना आपको समझ में आया? जल्दी जल्दी जवाब देंगे, समझ में आया बेटा? इतना आपको समझाए? ओके, यस सर, ठीक है। अब मैं आता हूं यहाँ पे पेटी कैश बुक पे। किस पे आएंगे? पेटी कैश बुक पे, ठीक है। ध्यान से आप मेरी बात समझेंगे बेटा। मैंने कहा कि एक सीनियर अकाउंटेंट है, ये रहे वो सीनियर अकाउंटेंट जी, बहुत ही गुस्से के तेज, गुस्से के बहुत तेज, और ये हमेशा उदास ही रहते। टेंशन इतना है ना इनके ऊपर, देख रहा है इनके ऊपर टेंशन इतना है, क्या करेंगे बेटा? तो ये इनके ऊपर टेंशन इतना है। ये है हमारे सीनियर अकाउंटेंट जी, और ये है हमारे सीनियर अकाउंटेंट जी। ओके, अब क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूं ये कौन से अकाउंटेंट है? ये है सीनियर अकाउंटेंट, जो अकाउंटिंग करते, डेबिट क्रेडिट करते, इनके पास टाइम नहीं है, और सब आ जाते छोटे मोटे काम लेके। ये देखो,
यहाँ पे ये ऑफिस में ये छोटे मोटे काम लेकर आ जाते हैं। मैं बताता हूँ छोटी मोटी पेमेंट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों समझो ये चीज, ये छोटी मोटे प्रॉब्लम्स लेके आ जाते, जैसे कि यहाँ पर बच्चों ये लेकर आ गए कि मुझे बताओ ये आ गए, ये भी आ गए इनके पास, ये भी आ गए, ये परेशान हो गए। बोले सारे के सारे ऑफिस वाले मेरे पास आ जाते और मुझको बोलते वो चाय का बिल दो, वो चाय का बिल दो, जो 5 रुपए का चाय का बिल आया 5 रुपए। ये कहने लगा कि मुझे 5 रुपए चाय का बिल दो ऑफिस का, ठीक है। और ये आ गया, अरे न्यूज़पेपर का बिल आया 125 रुपए का, लाओ 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 125 रुपए लाओ। ये आ गया यहाँ पे, लाओ लाओ लाओ। वो कुली को अपन ने पैसा दिए थे, 5 रुपए मांग रहा है। अभी तो आज के जमाने में 5 रुपए कोई नहीं मांगता। एग्जाम्पल 50 रुपए मांग रहे, लाओ लाओ वो कुली के 50 रुपए लाओ। ये क्या चल रहा है भाई? ये बोलते कि नहीं नहीं मुझे बस मैं यहाँ से ना दूसरी जगह बस, ये ऑफिस के बंदे सब, ये ऑफिस के ये एम्प्लॉई है, और ये बोलते लाओ 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 लाओ। ये ना हमको यहाँ पे मेरे को वो बस से जाना है, मेरे को ऑफिस के काम से, लाओ लाओ 10 रुपए टिकट है, 10 रुपए दो। ये बोले भाई साहब क्या परेशान कर रहे हो, मैं सीनियर अकाउंटेंट, मेरे पास बहुत बड़े बड़े काम है, मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो। तो ये सीनियर अकाउंटेंट जी कहते एक काम करो, ये ऑफिस में हमने एक नया जूनियर अकाउंटेंट अपॉइंट करे, या एम्प्लॉय ऑफिस का कोई ऑनेस्ट एम्प्लॉय है जो बहुत अच्छा है, ईमानदार है, तो हमने इसे अपॉइंट करे। तो क्या करे, हमने बोले भाई साहब ये मेंटेन करता है सीनियर अकाउंटेंट जो कैश बुक मेंटेन कर रहा है, ये सीनियर अकाउंटेंट है, ये क्या मेंटेन कर रहा है, ये कैश बुक मेंटेन कर रहा है। उसने कहा मुझे ये हेडेक नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। इसने कहा कि मुझे हेडेक नहीं चाहिए, ये क्या लगा रखे हो तुमने, मुझे क्या परेशान करते हो रोज रोज ये छोटे छोटे खर्चों के लिए, ये छोटे मोटे खर्चे के लिए इसके पास जाया करो। तो इसने क्या किया, अपनी कैश बुक में ये मेंटेन करता है, इसने 2000 रुपए उठा के ये भाई साहब को दे दिए। ये भाई साहब कौन है, ये भाई साहब है जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट नए नए अपॉइंट हुए। तो इनको बोला गया भाई साहब ये छोटा मोटा तुम ही संभालो। तो ये मेंटेन कर रहे हैं एक बुक, उस बुक को क्या कहते हैं हम, उस बुक को हम कहते हैं, इस बुक को हम कहते हैं पेटी कैश बुक, इस बुक को हम क्या कहते हैं, पेटी कैश बुक। तो मैंने कहा भाई साहब ये जो थे आपके 2000 रुपए, ये जो 2000 रुपए किसने दिया, सीनियर अकाउंटेंट ने। ये 2000 रुपए आपको सीनियर अकाउंटेंट ने किसको दिया, जूनियर अकाउंटेंट को। उसने कहा कि मुझे टेंशन नहीं चाहिए, ये क्या है बार बार ये लोग आ जाते। मैंने कहा ये छोटे मोटे खर्चों के लिए, मैंने कहा कि ये छोटे मोटे खर्चों के लिए जाओ, सीधा जाओ और जूनियर अकाउंटेंट के पास जाओ, मुझे परेशान मत करो। तो ये कहता है कि भाई साहब ऐसा कहता है कि मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो, जाओ जूनियर अकाउंटेंट के पास जाओ, जूनियर अकाउंटेंट के पास जाओ। तो उसने कहा कि मुझे परेशान मत करो, और वो कहता है कि जाओ, किसके पास जाओ बेटा, जूनियर अकाउंटेंट के पास जाओ। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो ये चीज अब जूनियर अकाउंटेंट कहां से पेमेंट देगा, जूनियर अकाउंटेंट को सीनियर अकाउंटेंट ने 2000 रुपए दे रखा है, और इसे कहा कि ये सब तू संभाल ले भाई साहब, और हिसाब किताब मुझे वीकली दे दे, या हर 2 महीने हफ्ते में देना, या महीने में एक बार देना, हिसाब किताब मुझे दे देना। तो ये पेटी कैश बुक कौन बना रहा है बच्चों, पेटी कैश बुक बना रहा है जूनियर अकाउंटेंट। पेटी कैश बुक कौन बना रहा है बच्चों, पेटी कैश बुक बना रहा है जूनियर अकाउंटेंट। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई। पेटी कैश बुक कौन बना रहा है, जूनियर अकाउंटेंट बना रहा है। पेटी कैश बुक कौन, हिसाब किताब। क्यों, क्योंकि भाई साहब इसको 2000 रुपए मिले यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट को, उसको हिसाब किताब सीनियर अकाउंटेंट को देना पड़ेगा ना, कि उसने 2000 रुपए दिया, कैसे कैसे खर्चा किया उसको। तो हर हफ्ते में हिसाब किताब दो मुझे कि कैसे खर्चा हुए, किस किस को दिए, या हर 2 हफ्ते में या हर महीने में मुझे हिसाब किताब दो। तो ये पेटी कैश बुक बना, तो उसमें सारी चीजें लिखी होती कि कितनी उसको यहाँ पे 2000 रुपए, यहाँ पे कितनी रिसिप्ट हुई, कहाँ कहाँ उसने पेमेंट करा। इतना आपको समझा, हाँ और ना। ये जूनियर अकाउंटेंट नया नया है एकदम, उसको ज्यादा अभी आइडिया नहीं है, उसको इतना ही कहा गया भैया इतना बताओ कि कितनी रिसिप्ट हुई, कितनी पेमेंट हुई। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है बेटा, हाँ और ना, ओके।
ठीक है, इतनी बात सबको समझ में? यस सर, यस सर, ओके, ठीक है। अब ध्यान से अब आप मेरी बात सुनेंगे बेटा। तब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पेटी कैश बुक पे, ठीक है, पेटी कैश बुक पे ध्यान से बच्चों। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए कॉलमनर पेटी कैश बुक केप्ट ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। अभी इम्प्रेस सिस्टम क्या है मैं आपको अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। व्हाट इज इम्प्रेस सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। एंड द बैलेंस कैश बुक, बैलेंस द कैश बुक, ठीक है। ऑल्सो पोस्ट द ट्रांजेक्शन टू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। अब वैसे अगर देखा जाए बेटा कि लेजर में पोस्टिंग कैसे करना है वो अभी मैंने आपको सिखाया नहीं हो, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने अपने से पूछ लिया कि लेजर में भी पोस्ट करके सिखाओ, तो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन लो लेजर कैसे बनता है उसमें पोस्टिंग रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से जो लेजर में लिखते हैं अकाउंट में लिखते हैं उसे पोस्टिंग कहते हैं। वो पोस्टिंग कैसे करना है अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले अपन कैश पेटी कैश बुक बनाते हैं। व्हाट इज इंप्रेस सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये ट्रांजेक्शन दी जनवरी 22 के, द पैटी कैश रिसीव बाय चेक 300, कैरेज 4 रुपीज, कूली चार्जेस 5.5, पोस्टल स्टैम्प 17.75, रेवेन्यू स्टैम्प 4.5, उसके बाद बॉट स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज 14.90, बॉट एनवलप 9.40, सेफ्टी पिन बॉक्स 5 रुपीज, प्रिंटिंग बिल 25, traveling expenses to salesman 45.25, subscription to economic times newspaper 10.5, paid to Volcker on account, ठीक है, या 17, रेलवे फेयर फॉर सेल्स एग्जीक्यूटिव 35.60, टी टू ऑफिस स्टाफ 31.40 एंड पेड एडवर्टाइजिंग बिल 10.25। ओके, अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। रिसिप्ट विद 200,000 और वो पे नॉट 2,000 सॉरी 300, और वो पेमेंट बताते गए। तब आप लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 18, और पेज नंबर कौन सा है आपका 19, पेज नंबर 19। ओके, तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे पेटी कैश बुक, ओके पेटी कैश बुक, ओके एक सेकेंड। पेटी कैश बुक ध्यान से बेटा, ओके ध्यान से बेटा, ओके। अब यहाँ पे किस तरीके से ड्रॉ करना है पहले आप देखना, मैं कैसे ड्रॉ करूँ बस वैसे ही आपको लिखना रहेगा। अभी आप लिखोगे फॉर्मेट इसका कैसा, मैं एक्सप्लेन इसको अराउंड आपने ड्रॉ कर लेना बच्चों, 12 से 15 लाइन का ड्रॉ कर लेना, ठीक है। पहले मुझे लिखने दो, आपने अभी कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे लिखो रिसिप्ट, डेट, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना बेटा, वाउचर नंबर, अब स्पेस नहीं, एक मिनट, दिस वाउचर नंबर, व्हाट इज वाउचर नंबर मैं बताता हूँ आपको, ऐसे लिख लो आप वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, टोटल, बस इतना लिखो। और टोटल के बाद बेटा यहाँ पे 7 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 कॉलम। तो ऐसे लिखो, पर्टिकुलर्स हल्का सा ब्रॉड रखना बेटा, पर्टिकुलर्स को ब्रॉड रखना, ठीक है। उसके टोटल और इसके यहाँ पे 7 कॉलम्स आपके होना चाहिए। जल्दी जल्दी से इसको 15 लाइन का आप ड्रॉ करेंगे, 15 लाइन्स का ड्रॉ करेंगे आप बच्चों। इतना लिखे आपने,
ओके, सबने ड्रॉ किया बेटा 15 लाइंस का? ओके, ठीक है, चलिए अब ध्यान से बेटा, सबसे पहले उसने काम से कि जनवरी 22 में 1 तारीख को, जनवरी 21 तारीख को पेटी कैश रिसीव्ड चेक से कितने रुपए रिसीव है? 300 रुपए। ठीक है, कितने रुपए रिसीव्ड है? 300 रुपए। ठीक है, पेटी कैश रिसीव बाय चेक 300 रुपए हमारे पास आए, तो यहां पर आप लिखेंगे डन। ठीक है बेटा, तो यहां पे रिसिप्ट साइड में आपने लिखना 300। रिसिप्ट हमको यहाँ पे रिसिप्ट यहाँ पे लिखना, पहले में डेट कौन सी बेटा? 2022 जनवरी 1 को। रिसिप्ट कितने हमारे? 200 रुपए हमको रिसिप्ट हुए बेटा। तो आपने 200 रुपए, सॉरी नॉट 200, 300 रुपए रिसिप्ट, तो आपने रिसिप्ट साइड में 300 लिखे। ठीक है, यहां पे लिख देंगे टू कैश। ठीक है, रिसिप्ट हमारी कितने की रिसिप्ट हुई बेटा? 300 रुपए की रिसिप्ट हुई। ओके ओके, इवन दो वहां पे उसने बोला कि बाय चेक उसने दिया है ना, पेटी कैश रिसीव बाय चेक, तो उसने कैश अपने को दिया, भाई सीनियर अकाउंटेंट ने को 300 रुपए का चेक दिया और अपन बैंक से विड्रॉ करते, कि इसलिए वहां कैश लिखे, सारे कूली चार्जेस सब कोई चेक से नहीं जाते, कैश में ही जाते। तो भले ही चेक दिया, अपन ने चेक को क्या कैश विड्रॉ करे, तो अपन यहाँ पे कैश ही रहेगा, कैश, तो यहाँ पे टू कैश, तो ये यहाँ कारण लिखना अपने को। तो कैश, आपने कैश लिखे, कितने आए? कैश 300 रुपए। अब कहाँ कहाँ खर्च किए बेटा, वो अपने को लिखना है। तो वो कहता है कि कैरेज के ऊपर अपन ने कितने रुपए खर्च किए? 4 रुपए कैरेज के ऊपर खर्च किए, तो यहाँ पे 2 तारीख को, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैरेज। ओके, बाय क्यों लिखे बेटा? पेमेंट, आप सुनो ना, आपने पेमेंट हुई है, तो कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो कैश जारी है तो टू, इसलिए बाय लिखे। क्रेडिट में बाय लिखते, डेबिट को टू लिखते, लेकिन फॉर्मेट ऐसे ही होता है, डेबिट क्रेडिट नहीं करें अपन, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे पेमेंट को सारी बाय 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 लिखेंगे। अब रीजन लिखना आपने को बेटा, आपके जो ये कितने गए? 4 रुपए गए, दो ये डेट है, 4 रुपए गए, 4 रुपए गए कहाँ गए? कैरेज, तो यहां पर लिखो ऊपर कैरेज एंड कुली, कैरेज एंड कुली। तो 4 रुपए आपके किस पे? एक टोटल कॉलम तो बेटा एक आपका कॉमन है, हमेशा आपको टोटल वाले इसमें अमाउंट लिखना ही लिखना है। ठीक है, जब भी पेमेंट जारी, और फिर अपने को यहाँ पे जो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव रीजन है उस कॉलम में लिखना रहेगा। वो बेचारा जूनियर अकाउंटेंट है, उसको इतना ही आता है, वो जूनियर अकाउंटेंट है, उसको इतना ही आता है। ओके, एक सेकेंड, इतना आपने लिखे। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखिए, उसने इसके बाद कूली चार्जेस पे करा 5.50, तो उसने 3 तारीख को कूली चार्जेस बाय कूली चार्जेस कितना अमाउंट है? 5 कूली चार्ज, सॉरी 5.50, तो 5.50 ये सारे रुपीस के कॉलम में बेटा, रुपीस के कॉलम में, तो 5.50 कूली चार्ज इसी में आता है, कैरेज एंड कूली 5.5, 5 रुपए 50 पैसा। ओके, उसके बाद वो कहता है पोस्टल स्टैम्प 17.75, या आपने पोस्टल स्टैम्प 6 तारीख को पे करे, सो बाय पोस्टल स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प कितनी? 17.75, तो यहाँ पे एक हेडिंग दे दो आप पोस्टेज करके, दूसरे इसमें हेडिंग दे दो बेटा पोस्टेज, कितना पे करे आपने? 17.75। तो एक टोटल में तो हमेशा लिखना ही लिखना है बेटा, फिर अपने को वहां पे भी लिखना है कि कहाँ गए कहाँ गए, तो टोटल क्या आपने लिखा? पोस्टेज में गए 17.75। उसके बाद आपके पोस्टल स्टैम्प के बाद यहाँ पे रेवेन्यू 4.50, तो यहाँ पे लिखो बाय रेवेन्यू स्टैम्प। आपको पता है रेवेन्यू स्टैम्प क्या होता है बेटे? रेवेन्यू स्टैम्प होता है कि गवर्नमेंट के कभी कोई आप काम करते हो, है ना, कोई गवर्नमेंट के ऑफिशियल काम, कोई गवर्नमेंट तो पैसा, मतलब आई मीन टू से कि कोई अगर आपने गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट एक कलेक्शन करती है, गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल अपन ने कोई एग्रीमेंट करे, तो बोलती है कि नहीं एक रेवेन्यू स्टैंप होना उस पर 100 रुपए का, एग्जाम्पल 100 रुपए का, तो उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो गवर्नमेंट एक फीस कलेक्ट करती है, तो दैट इज रेवेन्यू स्टैंप होते वो। ठीक है, पोस्टल स्टैंप होते जो अपन पोस्ट करते, तो यहाँ पे रेवेन्यू पोस्ट करते तो स्टैंप लगा, दैट इज पोस्टल स्टैंप। ओके, सो रेवेन्यू स्टैंप कितना है बेटा? यहाँ पे 4.50, तो यहाँ पे मैंने 4.50 उसके दिया। तो यहाँ पे पोस्टेज आपने लिखे, पोस्टेज, पोस्टल स्टैंप इज फॉर पोस्टेज। और एक और चीज ख्याल रखना बेटा
कई बार ऐसा होता है कि आप चाहो तो यहाँ पे हेडिंग कर सकते हो, लेकिन कुछ जैसे आपने हेडिंग यहाँ पे रेवेन्यू स्टैम्प भी दे सकते हो, लेकिन कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे सब इसमें आते हैं, तो अपन उसको क्या करते हैं, अपन एक ऑफिस एक्सपेंस अपन नाम दे देते। तो जो कहीं पर भी सूट नहीं होगा अपन उसको कहाँ पे लिख देंगे बच्चों, उसको अपन लिख देंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। कहाँ पे लिखेंगे बच्चों, ऑफिस एक्सपेंसेस। कितना ऑफिस एक्सपेंसेस है आपका यहाँ पर, ये 4.50 इसमें डाल दो। तो आपका जो मेनली मैं आपको बताऊंगा 5-6 आपको मेनली बनाना, जैसे कार्टेज हो गया, पोस्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, ट्रेवलिंग हो गया, उसके बाद एडवर्टीजमेंट, ये 5-6 मेन है बेटा। इसके अलावा सारे के सारे अपन कहाँ पे डाल देंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल देंगे 4.50। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे कहते हैं बॉट स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज। तो आपने स्टेशनरी लाया, वो स्टेशनरी कितना अमाउंट है स्टेशनरी का, स्टेशनरी का जो अमाउंट है 14.90। तो बेटा यहाँ पे हेडिंग दे दो स्टेशनरी। स्टेशनरी के आपने 14.90 की पेमेंट करे, तो ऊपर दे दी स्टेशनरी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनवलप, तो यहाँ पे लिखो 13 तारीख को एनवलप। बेटा एनवलप भी स्टेशनरी का ही पार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेशनरी, ब्रैकेट में आपको लिख लेता हूँ एनवलप। कितना अमाउंट है ये आपका 9.40। तो आप यहाँ स्टेशनरी में लिखो 9.40। स्टेशनरी में कितना लिखेंगे आप, 9.40। ओके। उसके बाद यहाँ पे सेफ्टी पिन बॉक्स आपने खरीदे कितना, 5 रुपए का, तो वो भी स्टेशनरी होती, ऑफिस में लगती है ना पेन वेन, थोड़ा पेपर वेपर लगाने के लिए। ठीक है। तो आपने ये भी स्टेशनरी होती है बेटा। तो यहाँ पे लिखो बाय स्टेशनरी, ब्रैकेट में लिख दो पिन बॉक्स। ठीक है। स्टेशनरी लिखे, कितना अमाउंट है, 5 रुपए। तो स्टेशनरी वाले कॉलम में हम कितना लिखेंगे, 5 रुपए लिखेंगे। ओके। उसके बाद वो कहता है अपन से, उसके बाद प्रिंटिंग बिल। तो प्रिंटिंग बिल आपका कितने का है, प्रिंटिंग बिल वो है आपका 25 रुपए। वो भी स्टेशनरी का पार्ट होता है, प्रिंटिंग बिल है ना, बिल आप प्रिंट कराते हो ना, ऑफिस में बिल रहते हो, प्रिंटिंग बुक आप में, सॉरी वो जो इनवॉइसेस रहते तो उसको आपने प्रिंट कराए। तो 19 तारीख की बात है, तो ये भी स्टेशनरी का ही पार्ट होता है। प्रिंटिंग कितना, वो है आपका 25 रुपए। तो स्टेशनरी में ही लिखो आप उसको 25 रुपए। फिर कहता है आपसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू सेल्समैन। सेल्समैन को आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितने दिए, 45.25। तो आप लिखो यहाँ पे 23 तारीख की बात है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 45.25। तो यहाँ पे स्टेशनरी के बाद यहाँ पे लिखो ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। सो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में यहाँ पे 45.25। तो आपने वहां पे ट्रेवलिंग एक्सपेंस कॉलम में ट्रेवलिंग के कितने खर्च है, 45.25। उसके बाद यहाँ पे सब्सक्रिप्शन टू इकोनॉमिक्स टाइम्स न्यूज़पेपर है बेटा। तो यहाँ पे कौन सी तारीख है वो, 25 तारीख। तो 25 तारीख। ओके। अब न्यूज़पेपर का आप अलग से भी बना सकते हो, छोटा मोटा है तो ऑफिस एक्सपेंस में भी डाल सकते हैं। तो जो कहीं पर नहीं तो उसको आप ऑफिस एक्सपेंस में डाल, और उसको अलग से भी बनाते, दैट वो नहीं कि गलत होगा, लेकिन जो छोटे मोटे ऑफिस के, जैसे ऑफिस के लिए न्यूज़पेपर आया आपके, है ना, ऑफिस के लिए आपने यहाँ पे रेवेन्यू स्टेट, जो भी छोटे मोटे है जिसकी अलग से हेडिंग नहीं, तो अपन उसको किस में डाल देंगे, ऑफिस एक्सपेंस में। तो यहाँ पे बाय ऑफिस एक्सपेंस न्यूज़पेपर कितना अमाउंट है, 10.50। तो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस के कॉलम में लिख दो आप 10.50, 10.50 ऑफिस वाले कॉलम में लिख दो। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन में कहता है पेड टू वाइकर ऑन अकाउंट। अब बेटे यहाँ पर नहीं कि आपने करेक्शन कर लेना, यहाँ पे एडवांस करके लिख दो, यहाँ पे क्या एडवांस करके लिख दो, करेक्शन कर लेना, पे टू वाई ऑन अकाउंट। ओके, एडवांस पे टू वाइकर ऑन अकाउंट। ठीक है। अब अपन ने उसको एडवांस पे कर, इसको करेक्शन कर लेना बुक में, कितना पे करे भाई, कोई आपका वो आपका कोई काम करता होगा, कोई सप्लायर होगा, जो भी, उसको अपन ने एडवांस पे करे, एडवांस पे करे 17 रुपए। ऐसा भी कोई एडवांस पे करता है 17 रुपए, ठीक है।
यहाँ पे लिखो 26 तारीख को किसको पे करे अपन ने, वायकर भैया को, क्या पे करे, एडवांस। तो यहाँ पे लिखो एडवांस, ब्रैकेट में लिख लो वायकर। ठीक है, अब यहाँ पे एक एडवांस का भी आप कॉलम बना सकते हो। एडवांस, किसी को एडवांस दिया अपने, कितना एडवांस दिया आपने, 35.60। तो यहाँ पे एडवांस में लिखो 35.60। ओके, करेक्शन कर लेना बेटा बुक में। रेलवे फेयर फॉर सेल्स एग्जीक्यूटिव, रेलवे, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव तो रेलवे से जा, तो आपका यहाँ पे उसकी अपन ने टिकट के पैसे दिए 30, नहीं ये कितना है, 17 रुपये। तो मैंने यहाँ पे, ओह आई एम सॉरी, ये 17 रुपये, ये 17 रुपये, गलती से नीचे वाला अमाउंट लिख दिया, 17 रुपये। अब लिखो यहाँ पे आपका 27 तारीख को ट्रेवलिंग एक्सपेंस, 35.60। ट्रेवलिंग एक्सपेंस का कॉलम है अपना बेटा, हाँ ये है ट्रेवलिंग एक्सपेंस 35.60, 35.60। ओके, करेक्शन कर लेना, ऊपर 17 था। ओके, उसके बाद आपसे कहता है, फिगर्स ध्यान से लेना, T2 ऑफिस स्टाफ, चाय दी अपन ने तो ऑफिस एक्सपेंस हो गए। अब यहाँ पे मैं, स्पेस तो है नहीं वैसे, लेकिन मैं एडजस्ट करता कि यहीं पे आ जाए वो। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे 28 तारीख को ऑफिस एक्सपेंस टी, कितना दिया आपने, 31.40। तो टी ये ऑफिस एक्सपेंस है बेटा, तो ऑफिस एक्सपेंस में आप लिखोगे यहाँ पे, ऑफिस एक्सपेंस कितना है आपका, 31.40। ओके, 31.40। पेड एडवर्टीजमेंट बिल, तो आपने यहाँ पे 30 तारीख को एडवर्टीजमेंट बिल पे करे, तो यहाँ पे लिखो एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कितना अमाउंट है, 10.25। तो एडवर्टीजमेंट में यहाँ लिखो 10.25, 10.25। ओके, अब यहाँ पे बेटा आप टोटल कर लो इसकी। ठीक है, अब आपने सारे एक्सपेंसेस बता दी, कहाँ कहाँ जूनियर अकाउंटेंट ने पे करे बच्चों। तो आप उसको रिसिप्ट हुए थे कितने, 300, और उसने पूरे खर्च किए। तो खर्च की भी आप टोटल, पहले पूरे टोटल यहाँ पे लिखो, 4 + 5.5, 17.75 + 4.5 + 14.9 + 9.4 + 5 + 25, 45.25 + 10.5 + 17 + 35.6 + 31.4 + 10.25। तो यार 236.05। अब बाकी जो उसकी टोटल का 4 + 5.5, इट विल कम 9.5, 17.75, फिर ये आपका 4 साथ में टोटल आप लोग भी करेंगे, 4.5 + 5.5, नहीं 4.5 + 10.5 + 31.4, 46.4। उसके बाद 14.9 + 9.4 + 5 + 2.5, no 25, 14.9 + 9.4 + 5 + 25। तो ये हो गया आपका 54.30, 45.25 + 35.6, 80.85, 80.85। ये कितना है आपका 17 और 10.25। इतना किया आपने। अरे आपको तो दिख रहा है, नहीं दिखेगा अभी, आप आगे मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी। ओके, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता इसको। इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा है, थोड़े से के लिए रह गए, 1-2 लाइन मिल जाती तो काम हो जाता था। ठीक है, मैं इसको जूम करके बता दूंगा, डोंट वरी, मैं यहीं लिखता हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड में फिर से इतनी लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा। ध्यान से बेटा, मैंने कहा कि सर वो कहता है कि 300 रुपए हमको सीनियर अकाउंटेंट ने दिया और हमने खर्चा किए 226 रुपए 5 पैसा, तो सर हमारे पास बचा कितने। मैंने कहा 300 रुपए में से, अगर दिख रहा है भाई, ठीक है,
एक सेकेंड, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। मैंने कहा सर 300 रुपये टोटल ना, यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो अंडरलाइन किया उसके नीचे मैंने 300 लिखा हूं, रुको जूम करो, हाँ ठीक है चलो दिख जाएगा, ये कितना है 300। मैंने कहा 300 रुपये दिया था, हमने 236 रुपये, 26 नहीं 236 रुपये 5 पैसा खर्च किए, तो बचा कितने, वो बचा हमारे पास 63.95, 63.95, इतने रुपए बच गए बच्चों, इतने रुपए बच गए। 300 रुपये सीनियर अकाउंटेंट ने दिया, खर्चा किए 236.05, तो बचा कितना 63.95। आप कहो तो मैं ब्रैकेट में लिख के बता दूं बेटा, 300 रुपए में से 236.05 खर्च हुए, तो बचा कितना 260, सॉरी बचा कितना 63.95 बचा। अब देखो इसने क्वेश्चन में कहा था इम्प्रेस सिस्टम, तो इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है बेटा, मैं आपको अब बता रहा हूं। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है उतनी ही कैश मेंटेन करो। अगर अपन क्वेश्चन में देखें उसने कितने रुपए अपने को दिया था बच्चों, उसने कितने रुपए अपने को दिया था, उसने अपने को दिया था 300 रुपए। कितने रुपए बच्चों उसने अपने को दिया था, 300 रुपए उसने अपने को दिया था। अपन ने खर्चा कर दिए 236.05, बचा 63.95। तो अब वापस से इम्प्रेस सिस्टम मतलब वापस उतने पे मेंटेन करो, तो वापस 300 रुपए पे मेंटेन करना है। एग्जाम्पल बेटा, मैं सीनियर अकाउंटेंट, आप जूनियर अकाउंटेंट, समझाने के लिए बेटा मैंने आपको 300 रुपए दिए, आप ही से बात करो, मोबाइल साइड में रखो, मेरी बात सुनो। मैंने आपको 300 रुपए दिया, और 300 रुपए जब मैंने आपको दिया, तो 300 रुपए में से आपने 236.05 खर्चा कर दिए, और आपके पास कितना बचा बेटा 63.95 बचा। इंप्रेस सिस्टम का मतलब होता है उतने पे ही मेंटेन करो, तो मैंने उतना पैसे पे मेंटेन वापस लेके आना है, आपको 300 मेंटेन करना है, तो जितना खर्चा किया मैं उतना आपको और देता हूं, तो मैंने आपको और 236.05 दिया, तो आपके पास 63.95 बचा है, मैंने 236.05 फिर से दिया, तो वापस 300 पे आ जाओ, दैट इज इंप्रेस सिस्टम। तो आप देखो यहाँ पे आपने इतना लिखे बच्चों, ये लिखे इस तरह। अब यहाँ पे लिखना है, जो आप डेट के बाजू जो आपका रिसिप्ट वाला कॉलम है ना, वहां पे लिखना है, रिसिप्ट वाला जो कॉलम है वहां पे लिखोगे, एक सेकेंड, रिसिप्ट वाले कॉलम जो आप वहां पे लिखोगे बेटा, नीचे में लिखना है जो आपने, ये जैसे टोटल की ना 300 जो आपने टोटल करे, इसके यहाँ पे नीचे में आप लिखोगे, यहाँ पे रिसिप्ट वाले इसमें, तो आपको बच्चों यहाँ पे कितना टोटल है, वो टोटल, सॉरी एक काम करो, रिसिप्ट वाला जैसे टोटल यहाँ पे दिख रहा है रिसिप्ट 300, उसके सामने यहाँ पे लिखना बेटा, तो यहाँ पे लिखो आपको कितना मेंटेन करना है, ये मेंटेन करना है सर हमको कितना 300, 300 था, 300 है, आपका 63.95 बचा हुआ है, तो आपको और दिख रहा नहीं होगा ना स्क्रीन पे, सॉरी एक सेकेंड रुको, 300 वो टोटल जो आई थी वो यहां पर भी लिखो 300, और अब आपको 63.95 बच गया, तो अभी इसका मतलब और मुझे 300 पे वापस आना है, तो कितना लेना पड़ेगा बेटा 236.05, 236.05, तो मैं यहां पर लिखूंगा बेटा, यहां पे टू बैलेंस, इसको ऐसे लिखो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना आया ब्रॉड डाउन बेटा, ये आया 63.95, ये आया 63.95, और अपने पास 300 होना चाहिए 63.95, और कितना चाहिए 236.05, यहाँ बेटा 236.05 लिखो यहाँ पे, ठीक है। और इतना पैसा आया, तो वापस से यहाँ पे लिख दो टू बैलेंस के नीचे यहाँ लिखो टू कैश, तो वापस से आपको ये टू कैश लिखा हो यहाँ पे, सॉरी ये टू कैश लिखा हो मैंने, आपको बैलेंस ब्रॉड डाउन के नीचे टू कैश लिखा हो बेटे, ठीक है। तो टू कैश लिखा हूं, कैश कितना आपका 230, ये आया आपकी कैश, कितना आया आपका, ये कैश आया आपका 236.05, और ये बैलेंस ब्रॉड डाउन आया वहां का। ओके, इतनी चीज आपको समझ में आई बच्चों, हाँ और ना, सबको समझ में आया, ठीक है। सो ये था हमारा, अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आप ऐसे डोंट वरी, पीडीएफ शेयर हो जाती है, आपको पता है चीज बेटा, ठीक है। ओके सो ये रहा हमारा क्या, अच्छा एक और चीज आखिरी वाले कॉलम पे हेडिंग नहीं दी अपन, एडवर्टीजमेंट लिख लो यहाँ पे, एडवर्टीजमेंट, ओके, तो यहाँ पे आप लिखो एडवर्टीजमेंट, लिखे आपने, ओके डन, इतना सबको समझ में आए।
अब इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है बेटा, वो है आपका ऑल्सो पोज अ ट्रांजेक्शन टू द रिस्पेक्टिव लेजर। वो अपन कल डिस्कस करेंगे, कैसे पोस्ट करते कल मैं उसके बारे में बात, क्या करना अपन कल बात करेंगे क्वेश्चन पे। तो अभी सिर्फ अपन ने क्या बनाया बेटा, पेटी कैश बुक बनाया। आप सबको ये चीज समझ में, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछोगे। आप सबको समझ में आया? अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे बच्चों। डन, सबने करे इतना जल्दी जल्दी? मलिक, गर्वित, नवाजिश, अंकित, सौरभ, गौरांग, जल्दी जल्दी। ओके, जल्दी जल्दी जवाब देंगे बच्चों। ओके, यस सर, सबको समझ में आया, क्लियर है, नो डाउट। ओके बेटा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। कल भी सुबह बैच होगी, कल सुबह ही क्लास होगी बेटा। नहीं, न्यू स्लाइड पे नहीं दिखाऊंगा बेटा, कैरी डाउन। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि न्यू स्लाइड में बता, न्यू स्लाइड में मेरा टाइम वेस्ट होगा और मेरे को इतना बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ये पीडीएफ आपसे शेयर हो जाती है, आपको पता है, तो अभी 10-15 मिनट पीडीएफ शेयर हो जाएंगी, तो आप वहां से देख लेना बेटा, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो स्लाइड आपसे अभी शेयर कर दी जाएंगी थोड़ी देर में, तो आप वहां से देख सकते हो नीचे का, अगर आपका कुछ मिल सके। वैसे मैंने जूम किया था उसको, ठीक है। तो कल भी आपकी क्लास सॉरी, कल भी आपकी क्लास सुबह होंगी, लेकिन आज छोटा मोटा आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक, 5th 6 तक दिया था, आई होप आपने कर लिए होंगे बेटा। आप उसके बाद ना यहाँ पे सब्सिडियरी बुक अभी होनी की, तो 7th मत करना बेटा, 8th भी मत करना। आज सिर्फ आपने आपने अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग है आपका, इस चीज को समझना। हमने क्वेश्चन नंबर, आपको मैं 2 होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 और 10th करना, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। मगर एक चीज ख्याल रखना बेटा, आपकी कैश बुक में वही चीज आती जब कैश आया गया। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आज होमवर्क दे रहा हूँ, 2 ही होमवर्क है सिर्फ, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें देख रहे हो, आपने कैश इन हैंड, ये ओपनिंग है, रिसीव्ड हुआ, पेड रेंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पेड टू श्याम, ये परचेज फर्नीचर, पेड सैलरी, रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी। अभी नॉट येट पेड है, तो ये कैश बुक में आएगा क्या बेटा? नॉट येट पेड है, आपने अभी तक पे नहीं करो। जनवरी मंथ है, जनवरी मंथ की बात चल रही, पे नहीं करे तो इसको आप पेमेंट साइड में मत बता देना बेटा। ओके, इसको क्या करेंगे अपन, इसको आप किस साइड में बता देंगे, इसको आप कहां पे बता दोगे, ये जो आपका, ये आपका जनवरी मंथ, तो इसको आप पेमेंट नहीं करे तो इसको आप मत बताना, ठीक है। कैश बुक में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा, जर्नल में आता है। तो आपको बताया था हम 3 चीज मेंटेन करते हैं रिकॉर्डिंग वाले स्टेज में, कैश बुक, जर्नल, कैश बुक और अदर सब्सिडरी बुक। अदर सब्सिडरी बुक होने की, तो बेटा अगर आपकी यहाँ पे, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ तो जर्नल की अगर मैं बात करूँ, या अगर आपकी कोई चीज कैश बुक में नहीं आती तो वो जर्नल में आती। जो अगर आप तीनों में, अगर अदर सब्सिडरी बुक में नहीं आती तो जर्नल में आती। तो अब ये ट्रांजेक्शन जैसे आपने यहाँ पे रेंट ड्यू, इसकी एंट्री तो पास होगी ना, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, तो कैश बुक में नहीं आएगी तो कहाँ आती है, जर्नल में आती है, ठीक है। ओके, डन, इतना आप सबको समझ में आया बेटा। तो आपका यहाँ पे ये सेशन खत्म होता है, आपका सिर्फ 2 क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। टेक केयर।